पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा कि भाई उनका तो ये नैरेटिव ही जा रहा है, कश्मीर ही हाथ से जा रही है। इसलिए ये एक गहरी प्लानिंग के तहत पहलगाम को एग्जीक्यूट किया गया। 2-3 एम थे उनके, उसमें जो उनका फाइनल एम था कि आपके देश में हम रिलीजियस वॉर करा के रहेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, ऑपरेशन सिंदूर वाज जस्ट अ ट्रेलर। पूरी छूट दे रखी है इस समय गवर्नमेंट ने आर्म्ड फोर्सेस को कि आप अपनी काबिलियत बढ़ाइए, जो ज़रूरी है लीजिए। ये जो दिल्ली ब्लास्ट है, इट वाज एक छोटा सा, एक कह सकते हैं कि इट वाज जस्ट अ स्मॉल थिंग विच हैपेंड। उन्होंने आइडिएट या कुछ प्लानिंग बहुत बड़े की थी। पाकिस्तान बना है वो एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म पे बना है। चाइना का लिंकेज भी है इसमें, क्योंकि कई सारे डॉक्टर्स जो ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी में हैं, इन्होंने चाइना में पढ़ाई करी है। अभी 30 अक्टूबर को सर एक रैली हुई थी पाकिस्तान में, जिसमें एलईटी कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हाफिज़ सईद इज़ नॉट सिटिंग आइडल, खाली नहीं बैठा है हाफिज़ सईद, और वी आर प्रिपेयरिंग टू अटैक इंडिया थ्रू बांग्लादेश। बांग्लादेश का ये नक्शा है, मेरा हाथ देख लीजिए, हाथ में ऊपर उंगलियां हैं, ये जो 4-5 उंगलियां हैं ना, ये इनके एनक्लेव्स हैं। ये ना, इनको हम कभी भी चाहें तो काट करके यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा अपने आप को वो करें ना, क्योंकि इनका फल उल्टा पड़ेगा इनके ऊपर। सर अभी ना एक वीडियो आया 1-2 दिन पहले, तो जो सुसाइड बॉम्बर था जो दिल्ली ब्लास्ट में, डॉक्टर उमर उन नबी, उसका वीडियो है, और बहुत फ्लुएंट एंड इन अ वेरी इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश इन एन एक्सेंट वो बात कर रहा है अंग्रेज़ी में, और वो रीज़न आउट कर रहा है कि इस्लाम में ये जो सुसाइड है ये तो हराम है, लेकिन हम सुसाइड थोड़ी ना करें, हम तो शहीदी करें, हम तो मार्टरडम है हमारे लिए। आतंकी होता, कोई वाइट कॉलर नहीं होता, कोई ब्लू कॉलर नहीं होता। आप डाटा से देखिए, जितने भी आतंकी होते हैं, जो स्पेशली जो लीडर्स होते हैं, मोस्टली ये सारे एजुकेटेड लोग होते हैं। अब बुरहान वानी को भी इन लोगों ने इस्तेमाल किया होगा कि देखो उसको कितनी ख्याति मिली, पूरी भारतवर्ष में उसका नाम फैल गया। यंग बच्चों को, अब उमर नबी का भी हम आप और हम डिस्कशन कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि इसी डिस्कशन से कितने उमर नबी नए खड़े होने की मोटिवेट हो रहे होंगे। भारत की जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी, उसके लिए इस तरीके की जो चीज़ें हैं कि खासकर ये जो अमोनियम नाइट्रेट से ये ब्लास्ट करने की वाली बात हो गई, या रेसिन की जो बायोकेमिकल वेपन की बात हो गई, तो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज का ये एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब हम बात करते हैं नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव की, पेट्रियाटिज्म की, इंडियन आर्मी की, देशभक्ति की, देश की सेवा की, तो ये एपिसोड्स अपने आप में बहुत कुछ समेट करके लेकर के आते हैं। और आज का ये एपिसोड क्यों खास है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के जितनी भी बातें चल रही हैं, चाहे फिर वो वाइट कॉलर टेररिज्म की बात चल रही हो, चाहे वो एकदम से पूरे जो शहर को, इनफैक्ट शहर भी नहीं, पूरे देश को जो जौंट लगा है, क्योंकि सिविलियंस पे इस तरीके का हमला होना, देश के दिल पर हमला होना, ये बहुत कुछ चीज़ें हमारे लिए समझने, सोचने, डिकोड करने और कोर्स ऑफ एक्शन तय करने के लिए छोड़ जाता है। और हाँ, जो गलतियाँ हुई हैं, जिसके लिए बार बार कहा जा रहा था कि एक नैरेटिव की जो लड़ाई थी भारत की, भारत ज़मीनी तौर पे तो लड़ाई जीत गया, लेकिन नैरेटिव की जो वॉर थी वो इस वक्त सोच समझ के, सीख करके अपना कदम आगे बढ़ाने की बात है। फिलहाल मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार स्मृति जी। सर, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं बात करने के लिए। समझ में तो इस वक्त नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने सोचा था मैं कहीं और से शुरू करूंगी, लेकिन कन्फ्यूजन हटाते हुए मैं सबसे पहले यहीं से बात करती हूँ आपसे कि साल 2000 से साल 2014 के बीच की बात करूँ तो बहुत सारे सिविलियंस पे टेररिस्ट अटैक्स हुए। पहले पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 2000 में अटैक होता है, उसके बाद गुजरात के अक्षरधाम टेम्पल पर मेजर अटैक्स की बात कर रही हूँ। 2005 में अयोध्या का अटैक, 2005 में ही पहाड़गंज और सरोजनी नगर जो दिल्ली की जो मेन मार्केट एरियाज़ हैं उन पर अटैक होता है। फिर 2006 में संकट मोचन वाराणसी का अटैक, फिर मालेगांव महरौली ब्लास्ट, फिर 26/11 भी इसी वक्त होता है। फिर 2013 में बोध गया
वहाँ पर भी अटैक होता है, सब में कॉमन मैन के ऊपर ये अटैक्स होते हैं और लोगों की जानें जाती हैं, जान माल दोनों का नुकसान होता है। 11 साल का टेन्योर आता है 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सिविलियंस पे एज सच कोई अटैक नहीं होता है टेररिस्ट। मैं पहलगाम पे आती हूँ, अभी जो भी हुआ बॉर्डर एरियाज़ पे हुआ, जम्मू कश्मीर जो भी बॉर्डर एरियाज़ हैं उन पर हमारा जो स्कर्मिश जो चलते रहते हैं वो हुआ। लेकिन पहलगाम जो था वो एक जॉल्ट की तरह आया। जब हम बिल्कुल शांति से अपने घरों में थे तो एक जॉल्ट की तरह आया। फिर उसके बाद ही अचानक से दिल्ली ब्लास्ट होता है, ये एक शॉकर की तरह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में एक बात बोली थी कि मेरा 56 इंच का सीना है, जो भी टेररिस्ट है ना वो बच करके रह ले। ये बहुत डायरेक्ट एक डेटरेंट था पाकिस्तान के लिए कि आप अपनी औकात में रहिए। बिल्कुल। लेकिन अब इस तरीके की जब ये इवेंट होती है देश में, मतलब लोग कह लीजिए पेट्रियाटिज्म से ओतप्रोत हो जाते हैं कि नहीं वापस जवाब देना है। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था वो भी एक जो 3 दिन थे वो भी बहुत पीक पे चले थे, लेकिन कहाँ क्या फॉल्ट हो गई सर? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, आतंकवाद एक एक पानी की लहर की तरह होता है। लहर उठती है, लहर गिरती है। अगर उसमें कोई कंट्रोल नहीं हो तो लहरें एकदम सुनामी बन जाती हैं। तो अगर मैं बोलूं 2000 से लेकर के 2014 का जो पीरियड था, उसमें हो क्या रहा था कि हम इंटरनल डिफेंस तो कर रहे थे, लेकिन जो इसका कॉज था, जो इसका रूट था, उसके ऊपर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही थी। बजाय इसके कि सिर्फ हम डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करते थे, इंटरनेशनल फोरम्स में जा कर के हम लोग इनके बारे में बातचीत करते थे, तो काइनेटिक एक्शन मिसिंग था। अब जब प्रधानमंत्री जी 2014 में उन्होंने जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने एक मेरे ख्याल से प्रण लिया, और उस प्रण को दर्शाने के लिए पब्लिक के ऊपर इन्होंने ये 56 इंच का जो सीना की बात करी है, वो एक तरह से वर्बल मैसेजिंग थी, न ही खाली अपने देश के अंदर जो छुपे हुए जो मैं कह लूँ जयचंद हैं उनके लिए, और देश के बाहर जो हमारे ऊपर इस तरह की कार्रवाई करते हैं। अब कोई भी जो नैरेटिव होता है, चाहे वो 56 इंच का सीना हो, चाहे वो हमारी ये स्टेटमेंट्स हों कि अब हम आपके ऊपर कड़ा रुख अपनाएंगे, या एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट, वो तो बाद में बोला उन्होंने जी, बट हम एक कड़ा रुख अपनाएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, सिंपल टर्म्स में आपको छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक उसको आप बैकअप नहीं करेंगी एक्शन से, तब तक कोई आपको विश्वास नहीं करेगा। ऐसा नहीं था कि पहले हम नहीं बोलते थे पीओके हम ले लेंगे, पहले भी बोलते थे हम पीओके ले लेंगे, लेकिन जब हमने उसको बैकअप करना शुरू किया एक एस्केलेटरी तरीके से, पहले हमने जब ये उरी में कुछ हुआ तो हम लोगों ने एक सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसके पहले म्यांमार में कुछ हुआ तो हमने जाकर के म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक करी, एक स्पेसिफिक ऑपरेशन हेलीकॉप्टर्स, पैरा कमांडो, इनका इस्तेमाल किया गया। फिर उरी में हमने जो बोल रहे थे उसको एस्केलेटरी तरीके से हम उसको आगे कार्य में लाने लग गए। लेकिन उसने सोचा कि ये छोटा मोटा एक्शन है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसने फिर अपना भी लेवल बढ़ाना शुरू किया। फिर उसने पुलवामा किया। तो अब प्रधानमंत्री को ऐसा लगा होगा कि भाई ये तो इस तरह मानेगा नहीं, हमको जो है इससे बड़ा एक्शन करना पड़ेगा। एक बात मैं आपको बताऊं कि जब भी दो देश होते हैं, दो देशों के बीच में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉर या इस तरह की जो आपस में फ्रिक्शन होती है, अगर उसमें एयर का इस्तेमाल होता है तो उसको पहले एक्ट ऑफ वॉर माना जाता था। यानी कि जैसे ही दुश्मन का एयरक्राफ्ट हमारे अंदर या हमारा एयरक्राफ्ट उनके अंदर घुस गया तो इसको हम मानते थे कि उस देश ने हमारे ऊपर लड़ाई छेड़ दी है। तो उन्होंने वो साहस दिखाया एक पॉलिटिकल लीडरशिप के तौर पे कि भाई हम एयर भी यूज़ कर सकते हैं आपके ऊपर, ये एयर आउट ऑफ द ऑप्शन नहीं है, आउट ऑफ द ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में है हमारे, ये जानते हुए कि ये एक्ट ऑफ वॉर प्रिज्यूम किया जा सकता है।
ये जानते हुए कि दोनों देश, इनफैक्ट तीनों देश जो हैं, बड़े देश हैं जो इस पूरे साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में हैं, सब कॉन्टिनेंट में हैं, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, तीनों ही न्यूक्लियर देश हैं। लेकिन हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो इतनी पुख्ता है, इतनी अच्छी है अभी तक, इसमें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, उसके ऊपर हम अलग से डिस्कशन कर सकते हैं कभी और किसी एपिसोड में। लेकिन हमारी जो डॉक्ट्रिन है वो किसी भी दुश्मन को दहला सकती है, क्योंकि हमने ये बोला है कि छोटा सा भी अगर आप कोई न्यूक्लियर एक्शन करोगे तो हम तो आपको पूरी तरह से मारेंगे, अच्छी तरह से मारेंगे, तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैसिव रिटेलिएशन। मैसिव रिटेलिएशन का मतलब है ये नहीं कि तुम मैसिव करोगे तो हम मैसिव करेंगे, नहीं भाई, तुम अगर छोटा सा भी न्यूक्लियर डालोगे, हथियार डालोगे, तो हम तो खाली मैसिव करेंगे। सो ये अपने आप में एक डॉक्ट्रिन है, और जिसको कि इंडिया ने दुनिया को बता रखा है कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी भी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एयर का इस्तेमाल किया। कुछ उस ऑपरेशन में कुछ हमारा एक एयरक्राफ्ट वो हुआ था, जो हमारे एक एयरफोर्स के पायलट थे वो भी उस तरफ कैप्चर हुए थे। लेकिन एक प्रधानमंत्री की जो धमकी से उन्होंने अगले दिन उसे छोड़ दिया, छोड़ के वापस किया। कहने का मतलब है कि उनका जो मैसेजिंग थी, इट वॉज बीइंग बैक्ड बाय एक्शन। जब मैसेजिंग आपकी एक्शन से बैक्ड होती है तो लोगों को आपके ऊपर विश्वास आना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से आप फिर उसके बाद उन्होंने धड़ल्ले से कश्मीर में आर्टिकल 370 का भी एब्रोगेशन किया। लोगों ने बोला खून की नदियां बह जाएंगी, फलाना हो जाएगा, ढिमकना हो गया, कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन भी पीसफुली हुआ और बहुत कश्मीर में बहुत सारी तरक्की हुई। अब पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा कि भाई उनका तो ये नैरेटिव ही जा रहा है, कश्मीर ही हाथ से जा रही है। तो असीम मुनीर, वो भी एक अपने आप में एक विशेष चीज़ है, उनके ऊपर भी चाहे तो 1 घंटे का हम डिबेट कर सकते हैं। लेकिन वो जो असीम मुनीर जी जो हैं, उनको लगा कि यार मेरी तो रेलेवेंसी खत्म हो रही है, मेरा अस्तित्व खतरे में आ गया, मेरा अस्तित्व खतरे में आ रहा है। उनका आईएसआई ने एक डायरेक्ट ट्वीट किया, हमारा और जनशंकर का एक वो होता है, यूट्यूब प्रोग्राम होता है हम दोनों का, उसमें उन्होंने उसका जवाब दिया और वो क्लियरली आईएसआई हैंडल था। जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया हम लोगों की बातों का, तो हमको ये लगता है कि वो लोग बड़ी सीरियसली लेते हैं जो हम काम करते हैं। तो उनको लगा कि भाई हमारा तो नैरेटिव हाथ से जा रहा है, इसलिए ये एक गहरी प्लानिंग के तहत पहलगाम को एग्जीक्यूट किया गया। 2-3 एम थे उनके, और ये लिखित में मेरे पास आया हुआ है ट्वीट में। उसमें जो उनका फाइनल एम था कि आपके देश में हम रिलीजियस वॉर करा के रहेंगे किसी न किसी हालत में। और आप देख रहे हैं कि जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं हमारे देश के अंदर, वो एक रिलीजियस वॉर की तरफ कोशिश कर रहे हैं भारत को ढकेलने के लिए, चाहे वो बांग्लादेश के थ्रू हो, चाहे वो डायरेक्टली एक्शन कर रहे हों। तो कहने का मतलब है एक डेस्परेट एक्शन था पाकिस्तान द्वारा, और उसका जो करने का जो तरीका था वो यही था कि हिंदुस्तान में एक रिलीजियस वॉर शुरू हो जाए, जो कि नहीं हुआ। हमारे जो गवर्नमेंट की और हमारी जो उस समय जो अपोजिशन वगैरह थी, सब ने मेरे ख्याल से एक सोच समझ करके एक अच्छा कदम लिया, और हमने देखा कि देश में आर्मी को, पूरी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सबको फुल सपोर्ट मिला। हमने सिंदूर किया, उसके ऊपर आप बाद में हमसे सवाल पूछ सकती हैं। तो कहने का मतलब है कि ये एक डेस्परेट एक्शन टू सर्वाइव इन पाकिस्तान बाय पाकिस्तान आर्मी थ्रू इट्स स्टूजेस, जो उनके जो वो क्या बोलते हैं, प्रॉक्सीज होते हैं, चाहे एलईटी बोल लीजिए, चाहे उस समय उन्होंने टीआरएफ का एक काफ़ी दिन से चल रहा है उनके, कि वो क्या होता है कि लीगल एक्शंस को बचाने के लिए वो अपना नाम बदल देते हैं, ताकि अब एलईटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो गया, एलईटी प्रोस्क्राइब हो गई तो नाम बदल दिया, बंदे वही हैं, काम वही चल रहा है। तो ये एक पुरानी तरकीब है इनकी, पाकिस्तान की, जो उन्होंने करी, और उसके थ्रू उन्होंने ये एक्शन किया, जिसका कि हमने सही रेस्पॉन्स किया। और उसकी वजह से देखा गया कि भाई यहाँ तो कोई रिलीजियस वॉर वगैरह हुआ ही नहीं, मतलब अब तो कुछ और करना पड़ेगा। तो सबसे आसान टारगेट क्या होते हैं? सिटीजन्स। और सिटीजन्स के ऊपर अगर आप कुछ करते हैं तो उसका इम्पैक्ट सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी पड़ता है, उनके ऊपर प्रेशर आता है। तो ये एक फ्रिक्शन करने की कोशिश की गई, एक आप समझ लीजिए आपसी जो रिलेशनशिप होती है सिविल मिलिट्री की,
या सिविल और सिक्योरिटी फोर्सेस की, उनके बीच में भी एक दरार पैदा करने की कोशिश की कि भाई इस बार भी दुनिया चिल्लाएगी, इंटेलिजेंस फेलियर, फलाना हो गया, ढिमकना हो गया, फौज कुछ नहीं कर रही, आर्मी कुछ नहीं कर रही, इस तरह गवर्नमेंट के खिलाफ भी एक रोष, रोष। एंटी गवर्नमेंट एक जो गवर्नमेंट नैरेटिव सेट करना, गवर्नमेंट के सिक्योरिटी सिक्योरिटी फोर्सेस, तो फोर्सेस। ये एक सोची समझी नीयत के तहत ये सारा काम हो रहा है। चाहे वो पहलगाम, उसमें रिलीजियस वॉर की कोशिश की गई थी, यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी तंत्र की काबिलियत के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना है, उसके ऊपर कोशिश की गई। आपने बोला कि ये जो पूरी जो इस वक्त पाकिस्तान का जो ब्रेन माइंडसेट है वो ये है कि हमको अपनी आइडेंटिटी, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, और अस्तित्व की लड़ाई सिर्फ भारत में अटैक्स करवा करके, टेररिज्म इस तरीके से फैला करके, या अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव करके, यही एक तरीका है कि अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, खासकर आसिम मुनीर, अपनी क्रेडिबिलिटी, क्योंकि उन्होंने अपने पार्लियामेंट से भी काफ़ी चीज़ें पास करके अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग कर ली है। और वहीं पर जो ख्वाजा आसिफ हैं, उनका भी एक नैरेटिव चल रहा है। उनका तो खैर मैं भी बाद में बात करूँगी कि ऑपरेशन सिंदूर के उनके तो खैर अलग ही स्टेटमेंट्स आए थे, लेकिन ये पूरा जो पाकिस्तान के अस्तित्व की लड़ाई है, जिसके तहत, जिसके चलते इस साल 2025 में पहले पहलगाम होता है और अब ये दिल्ली ब्लास्ट होता है। लेकिन ये एक बड़ी साजिश के तहत ये जो दिल्ली ब्लास्ट है, इट वाज एक छोटा सा, एक कह सकते हैं कि इट वाज जस्ट अ स्मॉल थिंग विच हैपेंड। उन्होंने आइडिएट या कुछ प्लानिंग बहुत बड़े की थी। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के। उन्होंने बोला है ऑपरेशन सिंदूर वॉज जस्ट अ ट्रेलर। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है देश का के आर्मी चीफ से ये मैसेज आना। व्हाट शुड वी अंडरस्टैंड, क्या समझे हम? जनरल द्विवेदी जी इस समय आर्मी के चीफ हैं, यानी कि उनको इस समय गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस क्या कर रहे हैं, आर्मी क्या तैयारी कर रही है, उसकी पूरी जानकारी है। तो जब उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी है तो आप मान के चलिए कि वो पूरी सीरियसनेस के साथ इस बात को कह रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया यहाँ बताना चाहूँगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर का पहला दिन था, यानी कि 6 और 7 की रात का जो हमला हुआ अक्टूबर मई में, उसके सुबह सुबह हमारे एक पुराने आर्मी चीफ का बयान आया था, जनरल मनोज नरवणे का, और आप ट्विटर पे चेक कर सकती हैं। उस समय उन्होंने बोला था ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो ये जो और वो अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, मनोज पांडे के पहले वो चीफ थे। तो ये सारे लोग जो हैं उसी तंत्र में, उसी लेवल पर, उसी पोजीशन पे सर्व करके बाहर आ रहे हैं। तो ये सारे लोग जो बोल रहे हैं वो किसी एक नीयत से बोल रहे हैं। तो हमें इस बात को बड़ी सीरियसली लेना चाहिए। हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो पब्लिक है, उनको भी ये भरोसा दिलाने के लिए बताया गया है हमारे चीफ द्वारा कि आप चिंता मत करिए, भारतीय सेनाएं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस हों, सेंट्रल पुलिस आर्म्ड फोर्सेस हों, सारे के सारे जो हैं इस समय लगे हुए हैं अपनी क्षमता को, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, और उसके लिए जो बन पड़ता है गवर्नमेंट कर रही है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक सेमिनार कंडक्ट करा रहा था, तो उसमें जो हमारे जो सीनियर सर्विंग ऑफिसर हैं वो बात कर रहे थे। ओपन सेमिनार था, तो इसमें कोई ऐसी क्लासिफिकेशन की बात नहीं थी। तो और वो बोल रहे थे कि 5 साल पहले जो आप लोग, शायद वो वेटरन्स को एड्रेस कर रहे थे, 10 साल पहले जो आपने देखा था, 5 साल पहले जो आपने देखा था, और जो पिछले 3 साल से आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट मिलिट्री फोर्सेस के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की तैयारियां हो रही हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये क्लियरली दर्शाता है एक जुटता, एक कंबाइंड डिसीजन मेकिंग और रिसोर्स प्रोवाइडिंग। इनफैक्ट पूरी छूट दे रखी है इस समय गवर्नमेंट ने आर्म्ड फोर्सेस को कि आप अपनी काबिलियत बढ़ाइए, जो ज़रूरी है लीजिए, फोकस रखिए इंडिजनाइजेशन पे, यानी कि आत्मनिर्भरता पर। लेकिन आत्मनिर्भरता की वजह से अगर हम कुछ कैपेबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं, खरीदिए। इनफैक्ट जो नया रूल्स बन के आने वाले हैं, मुझे जहाँ तक पता चला है कि अब और भी ज़्यादा इसमें फ्रीडम दी जा रही है
आर्म्ड फोर्सेस को कि अगर उनको किसी एग्जीबिशन में गए, कहीं ऐसी जगह पे गए जहाँ पे डिफेंस का एग्जीबिशन लगा हो और उनको कुछ चीज़ें अच्छी लगी, तो ऑन दी स्पॉट वो ऑर्डर अच्छा। कर सकते हैं, उनकी ट्रायल फिर ले आके अपने आप करें, और अगर उनको अच्छा लगा तो उसकी स्ट्रेट अवे प्रोक्योरमेंट हो जाएगी। सो इतनी छूट जो है अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है आर्म्ड फोर्सेस को। तो इसी फ्रीडम की वजह से, इसी मैं कहूँगा एक स्वतंत्रता की वजह से आर्मी चीफ ने वो स्टेटमेंट दी है, और हमारे देश को इस पर विश्वास करना चाहिए। सर, मगर मैं ऑडेसिटी की बात करूंगी पाकिस्तान की और ये जो टेररिस्ट नेटवर्क की, बजाय एक क्लियर मैसेज ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू जो दिया गया था, बिकॉज वी वर सक्सेसफुल, भारत विजयी था उसमें, और फिर उसके बाद पीएम से एक स्टेटमेंट आती है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली समझाई गई हैं, डेटरेंट दिया गया है, लेकिन फिर से ऐसे सिटीजन पे ब्लास्ट हो जाता है। देखिए, इसका जो सीधा सा सवाल जो है मैं आपको उत्तर देना चाहूँगा कि देखिए, ये जो नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री बोलें या फिर बाकी जो लोग हैं गवर्नमेंट में वो बोलें, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, सारे बोल रहे हैं, राइट। इसका असर किसके ऊपर पड़ रहा है? एडवर्सरी के ऊपर पड़ रहा है। एडवर्सरी को पता है कि उसमें काबिलियत नहीं है भारत के खिलाफ जंग लड़ने की, एक लंबी जंग लड़ने की। छोटी मोटी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन की जंग वो लड़ सकता है। तो उसकी एक पुरानी स्ट्रैटेजी रही है कि ब्लीड थ्रू 1000 कट्स। अब उसको ये लग रहा है कि गिवन उसकी कंडीशन जो है इस समय, पूरा का पूरा जो है केकेपी जो है वो उनके क्या बोलते हैं कंट्रोल से बाहर है। वहाँ टीटीपी ने पूरा कब्ज़ा कर रखा है, वर्चुअली उनका जो क्या बोलते हैं वो इलाका जा चुका है उनके हाथ से। फिर बलूचिस्तान है, वहाँ पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उन लोगों का जीना हराम कर रखा है। तो आप समझ लीजिए वो वर्चुअली इंडस तक सीमित रह चुके हैं, और उनके कई सारे जो आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, मैं बता रहा हूँ 250 के करीब ऑफिसर्स ने आर्मी छोड़ दी है। कई सारे जवान जो हैं वो उस तरफ जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। सो 1200-1300 लोगों को तो मतलब आई बिलीव उन्होंने छोड़ दी है, अपनी फ़ौज छोड़ के निकल रहे हैं। तो ऐसी हालत में पाकिस्तान का जो एक्चुअल रूलर है, जो कि असीम मुनीर है, उसके पास और कुछ रह नहीं जाता है बनिस्बत इसके कि कोई एक ऐसी जगह लड़ाई लड़े जहाँ पे पूरा देश उसका इकट्ठा हो जाता है ना, और वो है भारत। क्योंकि पाकिस्तान की जो इजाद हुई है, जो पाकिस्तान बना है, वो एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म पे बना है कि हमको मुस्लिम्स को एक अलग देश की ज़रूरत है, जबकि ऐसा कोई है नहीं। हमारे देश में देखिए 22 करोड़ मुस्लिम्स रह रहे हैं, कुछ उसमें रहते हैं 1-2% हैं जो इस तरह के आमिर ओमार इस तरह के लोग हैं, जो कि अपनी एक तरह से मैं कहूँगा कि इन लोगों का इतना ज़्यादा रेडिकलाइजेशन किया गया, इतना ब्रेन वॉश किया गया है कि एक सिस्टम के खिलाफ हो गए। लेकिन बाई एंड लार्ज आप देखेंगे हमारे देश में समरसता है, बनी हुई है। कुछ लोग जो पॉलिटिकल रीजंस के कारण इधर उधर की बातें करते हैं, वो मेरे ख्याल से खाली वोट फैक्टर के लिए होता है। उसके बाद आप देखिए इलेक्शन ख़त्म होता है, बाकी सारे लोग ठीक ठाक रहने लग जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान तो ऐसा नहीं कर सकता। पाकिस्तान को तो चाहिए कि भारत के साथ कुछ ना कुछ होता रहे। तो अगर उसने देखा कि भाई रिलीजियस वार तो हो नहीं पाया, तो ये करके कुछ और करके देख लेते हैं, और ऐसा करें कि जहाँ पर ये लगे कि उनका राष्ट्रीय सिंबल दोबारा अटैक पे आ रहा है। जो 2000 आपने बात करी ना, 2000 से 2014 तक की, लाल किला जो है हमारा एक नेशनल आइकॉन है, नेशनल सिंबल है। लाल किला का सिंबल है। यस, लाल किला पे हमारे प्रधानमंत्री जो हर साल झंडा होस्टिंग करते हैं, फहराते नहीं, झंडा होस्ट करते हैं। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे हमने उसको अपना आज़ादी का चिन्ह माना है, वहाँ पे अगर हम अटैक करें और ऐसे टाइम पर करें जब वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, तो उसमें जान माल का नुकसान होगा। लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट बातचीत करेंगे या उनके अगेंस्ट प्रदर्शन करेंगे, तो उससे क्या होगा, भारत में वो एक अंदरूनी खलबली मचेगी। तो मेरा कहने का मतलब है, दूसरा चीज़ आप देखिए उन्होंने क्या करने की कोशिश की है
कि ये इस तरह से इसको ऑर्केस्ट्रेट किया जा रहा है अब, और अब सारे और भी होंगे मुझे जहाँ तक लगता है, जिसमें ये लगे कि ये सारा अंदरूनी है। अच्छा, मतलब हाँ, जैसे जो लखनऊ में हुआ, ये सहारनपुर, लखनऊ, हाँ, हरियाणा हुआ, ये गुजरात, हाँ, गुजरात में, फरीदाबाद हुआ, हाँ गुजरात में गुजरात कुछ हुआ। मिला, फरीदाबाद में कुछ मिला। हम्म, तो अब ये इंटरनेशनल नैरेटिव बताएंगे भाई प्रॉब्लम तो भारत में है, हमको क्यों बार बार ब्लेम कर रहे हैं। ये खुद अपना देश नहीं संभाल पा रहे, हाँ तो भाई हम यही नैरेटिव सेट करने की तो कोशिश कर रहे ये हैं। एक डबल गेम खेला गया है हम्म, कि जो पहलगाम में गलती हुई है उस गलती को भी इन्होंने एक सुधारने की कोशिश की है कि भाई वो पहलगाम हमने नहीं किया, देखो इन्हीं के देश में लोग इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये अपने देश को सुधार लें। ठीक है, अब आप इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, धीरे धीरे तार जुड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ, चाहे वो JEM हो, चाहे वो अंसारुल गजवात हिंद हो, गजवात हिंद और या फिर गजवात बांग्लादेश वाली है, वो सारे लिंक अब धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं। अब तो कुछ लोग बोल रहे हैं वेस्टर्न लिंक भी आ रहे हैं, फंडिंग वाले। जो फंडिंग आपको बताऊं, बाइनेंस आजकल बिट करेंसी के थ्रू फंडिंग हो रही है, ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है इन लोगों को कि कहाँ से ये पैसा आया है उनके पास। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें, चाइना का लिंकेज भी है इसमें, क्योंकि कई सारे डॉक्टर्स जो ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी में हैं, इन्होंने चाइना में पढ़ाई करी है। अब चाइना में पाकिस्तान के बड़े लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, अब वहाँ पे ये आपस में क्या गुल खिला रहे हैं, या आप ISI के थ्रू ये लोग क्या गुल खिला रहे हैं, या चाइना की भी एक MSS है, क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी, वो इनके साथ मिलकर के कलूसिव अप्रोच से ये सारा काम कर रहे हैं। तो इसमें कई सारे अब तार जुड़ गए हैं, तो हमको ये एक बरगलाने की कोशिश हो रही है कि भाई इसमें तो इतने लोग जुड़े हुए हैं, तुम पाकिस्तान को क्यों खाली स्पेसिफाई कर रहे हो। तो ये इन्होंने मोडस ऑपरेंडी भी चेंज किया है, अपना अटैक करने का तरीका भी चेंज किया है। मगर मैं तो ये कहूँगी सर, इतना ये लोग इतना मोडस ऑपरेंडी, इतना काम ये एंटी इंडिया कर रहे हैं, थोड़ा अपनी अर्थव्यवस्था पे, अपनी इकोनॉमी पे थोड़ा काम कर लेते तो इनका तो वारे न्यारे हो जाते, ऐसे भुखमरी और पॉवर्टी जैसी सिचुएशन नहीं आती कि ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास बार बार अपनी झोला फैला करके पहुंच जाते हैं कि पैसा दे दो, और डेट पे इनका है। एनीवे सर, अगले सवाल पे ये आती हूँ कि आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर रुकना चाहिए था? देखिए, पहला ये सवाल। दूसरा सर, जो ऑपरेशन सिंदूर, जो कि मैंने और भी शोज किए, उसमें कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हम सक्सेसफुल थे, लेकिन जो नैरेटिव वॉर थी उसमें थोड़ा हम पिछड़ गए। तो दो सवाल है सर, ऑपरेशन सिंदूर क्या रुकना चाहिए था, और नैरेटिव वॉर वाली जो बात है उसमें इस वक्त हमने उससे क्या सबक लिए हुए हैं? देखिए, जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर के रुकने या ना रुकने की बात है, ये एक चीज़ मैं बताऊँ लड़ाई के बारे में आपको, जो कि कॉमन पब्लिक को नहीं पता होता है। लड़ाई शुरू करना बहुत आसान है, ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। आप कोई भी लड़ाई देख लीजिए, सीरिया की देख लीजिए, ईरान इराक की देख लीजिए, इजराइल ईरान की देख लीजिए, रशिया यूक्रेन अभी भी चल रहा है। इवन इजराइल हमास क्या था, एक छोटा सा 20 किलोमीटर का एक पट्टी है, उस पे करीबन 10-20 हज़ार ये फाइटर थे। इन्होंने उसको तकरीबन 1.5-2 साल तक तंग किया। इजराइल जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, उसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है, लेकिन उनको भी उन्होंने तरसाया, जो कह लीजिए। ठीक है, तो वॉर शुरू करना तो बहुत आसान है, ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा इसीलिए लोग वॉर में एम तैयार करके फिर जाते हैं, उद्देश्य जो होता है, हमारा इंटेंट क्या है। तो जब ये सिंदूर का जो हमने ऑपरेशन किया, उसमें इंटेंट क्लियर कर दिया गया था शुरू में ही कि हम पहलगाम का बदला लेंगे बाय हिटिंग द टेररिस्ट हु वर एंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर विच वर रिस्पॉन्सिबल। ये हमारा एम था। लेकिन अगर इस प्रोसेस में वो एस्केलेट करता है तो हम उस एस्केलेशन के लिए तैयार हैं। यानी कि अगर हमने ये बदला लिया और उसने रिटेलिएट किया, अगर वो रिटेलिएट किया तो हम उसको रिटेलिएशन को भी नप करने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप पूरी जो सिंदूर की जो लड़ाई को अगर आप ध्यान से देखें, 88 घंटों की जो लड़ाई थी, उसमें हर स्टेज पर हमने यही बोल के हमला किया। यानी कि पहले हमने हमला किया और हमने बोला कि भाई देखो, हमने हमला किया, इतने इतने ये हुए, तुम्हारे इतने इतने लोगों को हमने उड़ा दिया, हमने अपना बदला ले लिया, अब आपके हाथ में है, आप लड़ाई रोकेंगे तो हम रोक देंगे।
उन्होंने नहीं रोकी, उन्होंने अगले दिन फिर रिटेलिएट किया। हमने फिर उनको ठोका, उनके सारे जो एयर बेसेस थे, 11 एयर बेसेस, उनको बर्बाद किया कई जगह पे। कुछ ऐसी जगहों को भी हमने स्ट्राइक किया जहाँ से उनको काफ़ी तकलीफ़ें शुरू हुई। तो कहने का मतलब है कि उस दिन भी हमने बोला कि हमने भाई आपको ये किया क्योंकि आपने रिटेलिएट किया था, आपने रिटेलिएट किया, हमने उसका जवाब दिया। हम आगे नहीं बढ़ाएंगे लड़ाई को, बशर्त है कि आप अपनी लड़ाई ना आगे बढ़ाएं। उन्होंने बोला भैया माफ़ करो, हम आपके घुटने पैर पड़ते हैं, आप लड़ाई बंद कर दो। उनके डीजीएमओ ने बोला, हमारे डीजीएमओ ने ऑब्वियसली अपनी क्लियरेंस वगैरह ली होगी, क्योंकि ऐसा लड़ाई रोकना वगैरह ये उस लेवल पे नहीं डिसीजन होती है। उन्होंने कन्वे किया होगा, डिसीजन आई होगी, और उस डिसीजन आने के बीच में कुछ लोगों ने अपनी रोटियां सेक ली, जैसे कि ट्रंप जी ने, उन्होंने प्रीएम्प्ट कर दिया, अनाउंस कर दिया। मेरे पास आए थे, मैं बिग ब्रदर, मैंने बोला कोई लड़ाई नहीं करेगा, कोई लड़ाई नहीं करेगा। ठीक है। तो उन्होंने करीब, मैंने सुना है कि 82-83 बार ये स्टेटमेंट दे दी है। पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान की पुरानी आदत है, वो जो हार में भी जीत ढूंढ लेता है। आपको पता होना चाहिए, कमर बाजवा जो इसके पहले चीफ थे, उन्होंने बोला कि भैया 1971 में हम हारे थोड़े थे, हारा तो बांग्लादेश था। ये 93,000 जो बात करते रहते हैं प्रिजनर्स की, वो थोड़े प्रिजनर थे, उसमें तो सारे बांग्लादेशी थे, उनको हमने बांग्लादेश वापस भेज दिया। कुछ हद तक वो बात सही भी है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आज बांग्लादेश में गदर कर रहे हैं, जो बिकॉज पहले तो पाकिस्तान आर्मी में ही थे ना, उन्हीं में से ही जिया मुजीबुर रहमान का कत्ल किया था। उसी लोगों ने जो छूट के गए, जो यहाँ से पाकिस्तान आर्मी के थे पहले, वो उनके दिल में तो पाकिस्तान ही था। तो उन्होंने बदला लेने की कोशिश की। मुजीबुर रहमान की पूरी फैमिली को उन्होंने ख़त्म कर दिया था, क्योंकि ये 2 बहनें बाहर थीं, शेख हसीना और उनके एक बहन, इसलिए वो बच गई, नहीं तो बाकी सारे लोग मारे गए, एक बच्चा तक नहीं छोड़ा उन्होंने। सो ये लोग अभी हैं बांग्लादेश में। तो हार में जीत, हाँ, उनका क्या कहना। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी थी। किसी ने ये इनके डिफेंस मिनिस्टर से पूछा था कि आपका, ये इंटरनेशनल चैनल पे वो आए थे, उनसे पूछा कि आपका क्या ऑपरेशन सिंदूर रहा, आप हार गए। कहते हारे कैसे, मैं इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं, आप सोशल मीडिया चेक करिए, सोशल मीडिया में देखिए हमने उनके कितने प्लेन गिराए। उन्होंने एयरक्राफ्ट गिराने के संबंध में किया था। और ये जो रिपोर्टर थी, मैं तो उसको आई विल गिव हर अवार्ड, कि वही एक रिपोर्टर थी इंटरनेशनल मीडिया में जिसने पाकिस्तान की जो है ना झूठ को बहुत ही क्लियरली बोला था कि आप तो हार गए, झूठ को उजागर किया। उन्होंने करेक्ट बैटिंग की, ना कि इंडिया के फेवर में या किसी के फेवर में, उन्होंने करेक्ट बैटिंग की। तो बोलते हैं कि आपका सोर्स सोशल मीडिया है क्या? अगर किसी देश का डिफेंस मिनिस्टर ये बोलता है कि सोशल मीडिया से आपको पता चला है कि 5 हवाई जहाज या जो भी हवाई जहाज हैं गिर गए हैं, तब तो मैं मानूंगा कि उस देश की तो मतलब क्या बोलूँ, देश कहलाने लायक नहीं है, या वो डिफेंस मिनिस्टर कहलाने लायक नहीं है, कहलाने लायक नहीं है। तो ऐसे लोगों का तो हमको विश्वास ही नहीं करना चाहिए। तो ऑप सिंदूर जहाँ तक सवाल है रुकने का, वो हमारी एक पहले से ही प्रीफिक्स स्ट्रैटेजी थी। तो उस स्ट्रैटेजी में जैसे ही उन्होंने बोला कि हम वी आर रेडी टू सरेंडर, तो हमने बोला ठीक है भाई, हमने आपका सरेंडर मान लिया। क्योंकि देखिए, हमारे देश का अल्टीमेट एम क्या है, 2047 तक हमको विकसित भारत बनना है। और उस रास्ते में अगर हम लड़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा वो जो टारगेट है वो पीछे रह जाएगा। तो पहले प्लानिंग होती थी जनरल, कोई एम नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था। अब प्लानिंग हो रही है माइलस्टोन्स लेकर के, कि भाई 2035 तक हमारी इकॉनमी इतने ट्रिलियन हो जाएगी, 2040 तक इतने, 2047 तक इतने लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठाए जाएंगे। एक टारगेट दिया जा रहा है हर डिपार्टमेंट को, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे जल आपूर्ति वाला हो, चाहे वो एनवायरनमेंट वाला हो। एनवायरनमेंट का टारगेट दिया गया है कि 2070 तक आप ज़ीरो इमिशन करेंगे, 60 तक, ऐसे कुछ टाइम फ्रेम है, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। या सो हर एक को एक गोल दिया जा रहा है। पहले कभी सुना था आपने इस तरह का गोल? नहीं। मेरे ख्याल से जब तक आप एक इरादा नहीं रखोगे, जाओगे कहाँ? बिगर इरादा वाला आदमी आवारा मुसाफिर होता है।
कभी इधर चला कभी उधर चला, वो गाना सुना होगा आपने, उसी तरह का काम करता है फिर वो। मगर सर मैं आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि आप तो आर्मी फोर्सेस, आप तो आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, तो उतना क्योंकि देशवासी जो होता है ना ऐसी ओकेजन्स पे बड़ा भावुक हो जाता है, तो उसको लगता है नहीं जंग छेड़ दो, नहीं ऑपरेशन सिंदूर, नहीं ये, क्योंकि भारत की जो जनता है अमूमन बड़ी इमोशनल किस्म की जनता नहीं है। नहीं, भारत की क्यों, किसी भी देश की होती है, राष्ट्र के लिए राष्ट्र तो। के लिए तो और मुझे लगता है नेशन फर्स्ट ये हर किसी का नारा होना भी चाहिए। बिल्कुल। सर आपने बात करी बांग्लादेश के बारे में नहीं, कि मैंने आपका दूसरा सवाल नहीं वो किया कि जी आपने 2 सवाल पूछे थे। जी पहले तो पूछा था कि जो ऑपरेशन सिंदूर को बंद किया या बंद नहीं किया किया, है, तो हाँ, मैंने उसका एक जवाब ये जवाब दे दे दिया दिया है, नैरेटिव वॉर की। नैरेटिव वॉर की। जहाँ तक नैरेटिव वॉर का सवाल है, आपकी बात में सच्चाई है। शुरू में हमारा नैरेटिव बहुत अच्छा था। शुरू का जो हमारा नैरेटिव था, इट वाज आउटस्टैंडिंग। इनफैक्ट पाकिस्तान कॉपी कर रहा था हमको, भाई वो भी अपने 1-2 ले आए उनके, जैसे हम लोग जैसे हम लोग मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे वैसे वो लोग ब्रीफिंग कर रहे थे। लेकिन हमारा नैरेटिव गड़बड़ाया है इंटरनेशनल लेवल पर। मैंने ये देखा है कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे जो बाहर लोग हैं, चाहे वो हमारा डायस्पोरा हो, चाहे वो हमारे बाकी जो फॉरेन अफेयर्स के लोग हैं, उनका उतना आउटस्पोकन स्टेटमेंट्स नहीं आई। ऐसा लग रहा था खाली फॉरेन मिनिस्टर ही अकेले लड़ने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे ये एक लेसन सीखा गया है। अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की ऑलमोस्ट रेगुलर ब्रीफिंग भी हो रही हैं। इंटरनेशनल लेवल पर हमको और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम मैंने इसमें भी हमें डायरेक्ट ट्वीट्स आए हैं और जेन जी ने दिए हैं ट्वीट्स, वही बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बोला कि हम आपका जो पॉडकास्ट है रेगुलरली सुनते हैं, हमारी फॉलोइंग ज़्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन जो हमारे पास कमेंट्स आते हैं वो बड़े बिल्कुल सही डिपार्टमेंट से आते हैं, सही जगह से आते हैं। वो कमेंट था कि भाई अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंडिया के अगेंस्ट जो नैरेटिव चल रहा था, हिंदूज आर बैड, हिंदूज आर, इंडिया इज़ अग्रेसर। इंडिया कहाँ से अग्रेसर था यार, इंडिया इज़ अग्रेसर, इस तरह के नैरेटिव चल रहे थे। और उन्होंने बोला कि भाई देखिए फॉरेन कंट्री में जहाँ पे इस तरह का नैरेटिव चल रहा है, लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं, लोग विश्वास कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी विश्वास कर रही है वहाँ की। इसीलिए हो सकता है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स आनी शुरू हुई बाद में इंडिया के खिलाफ। ये भी कारण हो सकता है, देयर आर मेनी अदर रीजंस, बट ये भी एक कारण हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि भाई आप हमें दे दीजिए, जेन जी ने बोला नैरेटिव और हमें दे दीजिए, हम आपको बहुत अच्छा काम करके देंगे। टिकटॉक को अमेरिका में हमको क्या बोलते हैं खोल दीजिए उस पीरियड के लिए, हम भी इनके खिलाफ वो करेंगे। कई डायस्पोरा हमारा जो है थोड़ा चिंतित रहता है, भाई वीज़ा नहीं मिलेगा, कोई ग्रीन कार्ड ले रहा है उसको ग्रीन कार्ड रुक जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के डर से भी हमारे जो लोग हैं वो खड़े नहीं होते हैं। मैं सिर्फ उनको यही बोलना चाहता हूँ, क्यों इतना डर रहे हो भाई, बाकी जो दूसरे देश कर रहे हैं हमारे खिलाफ, उनका भी तो वही हालत है, उनको भी तो वीज़ा नहीं मिलेगा, उनको भी तो रिवर्ट बैक कर सकते हैं। खतरा तो सभी के ऊपर है, चाहे वो यूरोप का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, बट वो खुल के बोलते हैं। तो कहने का मतलब है थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है हमको। जैसे एक फ़ौजी अगर रिस्क ले रहा है तो उसको पता है कि उस ऑपरेशन में उसकी जान जा सकती है, लेकिन ये मतलब थोड़े कि वो लड़ना बंद कर देगा या पाकिस्तान के फ़ौजियों की तरह सरेंडर करना शुरू कर देगा। भारत ने कभी सीखा नहीं, भारत ने आज तक कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी हारी है, चाहे वो 1962 की लड़ाई हो। 1962 में हमारे पास नंबर्स कम थे, जहाँ जहाँ थे हमारे लोग, उन्होंने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी है। वहीं पे उनकी कब्र, वहीं पे उनको क्या बोलते हैं, उनका लास्ट जो राइट्स होती हैं वहीं हुई है, नेचर ने किया है। बाद में जब वो इलाका हमारे अंडर दोबारा आया तब हमने उनकी जो है प्रॉपर तरीके से वो करी है। कहने का मतलब ये है कि भारतीय जो सैनिक हैं वो पीठ नहीं दिखाते कभी, आज तक एक सरेंडर की हिस्ट्री नहीं है हमारे से। सर ये नैरेटिव वॉर की जो आप बात कर रहे हैं, इसी के चलते मैंने भी बहुत सोचा कि एज अ मीडिया हाउस या एज अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट बहुत ज़रूरी है कि भारत का पर्सपेक्टिव क्या है, उस पर बात होनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक नया कार्यक्रम भी मैंने शुरू किया है, जागरण बियॉन्ड बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज के बाहर भारत वर्ल्ड व्यू, भारत क्या सोचता है एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, उसको हम डिकोड करेंगे, चाहे फिर वो कुछ भी हो। वेरी नाइस। सर
आपने बांग्लादेश की बात करी कि किस तरीके से जब 1971 में जो कुछ पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स वहाँ गए और किस तरीके से वो मुजीबुर रहमान का जो पूरा क्लैन है उसको ख़त्म करके किस तरीके से वो पूरा एक स्ट्रैटेजी के तहत उसको एग्जीक्यूट किया गया। अभी 30 अक्टूबर को सर एक रैली हुई थी पाकिस्तान में, जिसमें एलईटी कमांडर सैफुल्ला सैफ ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हाफिज सईद इज़ नॉट सिटिंग आइडल, खाली नहीं बैठा है हाफिज सईद, और वी आर प्रिपेयरिंग टू अटैक इंडिया थ्रू बांग्लादेश। अच्छा, इस रैली में बच्चे भी देखे गए थे। मैं रेडिकलाइजेशन की बात अभी आपसे करूँ क्योंकि आपने बहुत लंबे अरसे तक जम्मू कश्मीर में सर्व किया है अपने टेन्योर के दौरान, तो मैं उस रेडिकलाइजेशन के बारे में बात करूँगी। लेकिन हाँ, उस रैली में छोटे छोटे बच्चे थे जो आपने बोला ना कि वो परोसते ही एंटी इंडिया है, कि भाई इंडिया हम बने ही इसी वजह से थे कि हमको निकाला गया या एक अलग देश है हमारा। अच्छा, उसके कुछ दिन बाद, ये स्टेटमेंट के कुछ दिन बाद बांग्लादेश में पाकिस्तान के कमांडर आते हैं जिनको मोहम्मद यूनुस एक मैप गिफ्ट करते हैं बांग्लादेश का, जिसमें हमारा आसाम और हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट का ग्रेटर रीजन, बांग्लादेश। ग्रेटर बांग्लादेश बता करके उनको प्रस्तुत कर देते कि ये हमारा बांग्लादेश, इस स्टेटमेंट के बाद कि हम बांग्लादेश के थ्रू अटैक करेंगे और ये है। हालांकि बीच में एक और बात आई थी मीडिया के सामने कि एक अटैक था जो रशिया के विजिट के दौरान पीएम मोदी रशिया गए थे, तो एक पूरी बात हुई थी कि पुतिन उनका कार में वेट कर रहे थे, 1-on-1 बात हुई, बहुत चीज़ें थी, और एक अटैक था जो हमारे प्रधानमंत्री पर अवर्ट किया गया था। हालांकि उसके बारे में क्या सच्चाई है, क्या है, ये एक बात आई थी मीडिया के सामने, ये थ्योरी हुई थी, ये थ्योरी हुई थी। तो सर, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये डॉट्स कनेक्ट करूँ, तीनों डॉट्स बांग्लादेश में है। देखिए आपने तो अच्छी तरह से सारे जो तार हैं उनको जोड़ करके इस बात की बांग्लादेश की बात की है, लेकिन उससे भी पहले मैं एक ले जाऊंगा आपको, और वो है मुनीर। मुनीर ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि नेक्स्ट टाइम द अटैक विल बी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। तो सो अगर आप हर चीज़ को मुनीर शुरू कर रहा है, जगलर वेन पहलगाम, फिर गया एकेडमी में, वहाँ उसने बोला कि हम जवाब देना जानते हैं, दिल्ली ब्लास्ट, अटैक फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश का ये जो कहानी शुरू हुई है। सो इस समय जो पाकिस्तान है वो एक, पहले भी वो मिलिट्री रूल के नीचे था, बीच में थोड़ा सा क्वादी मिलिट्री रूल, मतलब कि चेहरा किसी का और काम किसी का, उस तरह का अप्रोच चल रहा था। अब उसने बोला भैया चेहरे को तू रख अपने पास, मैं ही चेहरा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और उसने अमेंडमेंट करा के अपने आप को फ्यूचर में एक्शन से भी पार्डन ले लिया है कि अगर मैंने कोई गलती भी करी है, पार्लियामेंट में जो उन्होंने एक एक्ट पास करवा दिया है, तो 27th अमेंडमेंट एक्ट, तो उससे अब उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर मुझे कुछ हुआ तो अगर मैंने कुछ गलती से भी किया तो आई एम एक्सक्यूज फ्रॉम दैट, क्योंकि पुराने जो इनके डिक्टेटर्स वगैरह रहे हैं उनके खिलाफ काफ़ी एक्शन लिया है, वो सब बाहर जाके बैठे रहते थे, या फिर प्राइम मिनिस्टर्स कई बाहर जाके दुबई में, कोई पनामा, मतलब कई सारे इनके ऐसे एक्शन हुए। तो वो जो है राइट फ्रॉम द डे जिस दिन तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, उस दिन से ही ये इनका जो बांग्लादेश के अंदर जो हस्तक्षेप है वो 10-15 गुना बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है, उसका रीज़न है, बांग्लादेश शुरू से ही 50-50 रहा है। आधा बांग्लादेश, अब तो शायद उसकी नफरी कम हो गई है क्योंकि इन लोगों ने बुरी तरह से उनको दबा दिया है नहीं तो आधा बांग्लादेश अवामी लीग और आधा बांग्लादेश बीएनपी कह लीजिए, या फिर वेस्ट पाकिस्तान सपोर्टेड बांग्लादेश था, कि वो उनकी सहानुभूति उधर से ज़्यादा थी। और इसके कई मेरे पर्सनल एग्जाम्पल्स भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश में उनको एक फर्टाइल ग्राउंड मिल गया इस तरह की कार्रवाई करने का, और उसके ऊपर से सोने पे सुहागा, करेला नीम चढ़ा, जो भी आप मुहावरा देना चाहती हैं, एक ऐसा आदमी मिला है यूनुस जो पावर का लालची है। उसको तो नोबल पीस प्राइज़, मतलब नोबल प्राइज़ देने के लिए मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों उसको नोबल प्राइज़ दिया गया, क्योंकि उसमें नोबल प्राइज़ लेने लायक एक भी गुण नहीं है। जो आदमी इतनी ज़्यादा उम्र में भी अपने देश के अंदर दंगे चुपचाप करवा रहा है, चाहे पहले वो उसने शेख हसीना को निकालने के लिए करवाए हो, भले ही यूएस के किसी के सपोर्ट में किया, मुझे उसके बारे में बातचीत नहीं करनी है,
पाकिस्तान हो गया, यूएस हो गया, चाइना हो गया, किसने उसको शय दी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो माना इस तरह की चीज़ करने के लिए, और अब जो हो रहा है बांग्लादेश में वो उसका फल भोग रहा है, वो उसका फल भोग रहा है। लेकिन इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? पाकिस्तान को हो रहा हूँ। तो पाकिस्तान की ये चाल थी कि हम नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ तक वो मैप वोप दिखा रहा था देखिए, अगर मैप दिखाने से ही कोई इलाका आपके पास आ जाएगा तो अब तक तो चाइना पूरा चाइना पूरा अरुणाचल प्रदेश ले चुका होता हमसे, हाँ ठीक है ना। हाँ तो भारतीय सेना जो है वो इस चीज़ के लिए पूरी तरह तैयार है, गवर्नमेंट भी पूरी तरह से तैयार है। आपने देखा होगा हमने अपनी चौकियां बढ़ा दी, हमने पोस्ट बढ़ा दी हैं इस इलाके में। अभी कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई हाँ, है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो खैर हम रेगुलरली करते हैं, बट आर्मी प्लेन्स भी एयरफोर्स के प्लेन्स भी गए हैं वहां एयरफोर्स की से एक्सरसाइज हुई थी, मिलिट्री एक्सरसाइज। एक्सरसाइजेज हुई थी, कॉरिडोर में हमने कुछ एक्सरसाइज करी हैं, जो चिकन नेक की बात करते हैं आप लोग। बांग्लादेश का ये नक्शा है, मेरा हाथ देख लीजिए, इस हाथ में ऊपर उंगलियां हैं, ये जो 4-5 उंगलियां हैं ना, ये इनके एनक्लेव्स हैं। ये ना, इनको हम कभी भी चाहें तो काट करके यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा अपने आप को वो करें ना, क्योंकि इनका फल उल्टा पड़ेगा इनके ऊपर, ठीक है। और उसके लिए हमने अपने बेस वगैरह सब वो बना भी लिया है। जैसे अब एडिशनल पोस्ट अगर लगा रहे हैं तो किस लिए लगा रहे हैं भाई? तुम्हारे जो फालतू, अब आज ही पकड़े गए हैं कुछ लोग बांग्लादेश क्रॉस करते हुए। तो इस तरह के लोग जो हमारे अंदर आकर के हमको तंग करेंगे, तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? हम उनको बोलेंगे आओ भाई हमको और तंग करो? तो वी विल टेक केयर ऑफ बांग्लादेश। हम बांग्लादेश से हमको कोई क्या बोलते हैं ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक हमारे लिए एक डाइवर्शन ज़रूर हो गया है कि हमको अपने ईस्टर्न फ्रंट पे भी एक नज़र रखनी पड़ रही है। चाइना तो था नॉर्दर्न पे, ईस्टर्न पे ये हो गया। जैसा वो झेल रहे हैं ना, वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत भी उसी तरह से डिवाइडेड हो जाए हमारा अटेंशन। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, जैसे उनका चल रहा है बलूचिस्तान, क्या बोलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा KPK, और गिलगित बाल्टिस्तान और POK एट्सेट्रा। तो वो अब कोशिश कर रहे हैं कि भारत में इस तरह की चीज़ करें। और मैं ये आग्रह करूंगा पब्लिक से कि भारत में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, और इसका पूरा सीधा जिम्मेवारी जाता है सिटीजन्स के ऊपर। जेनजी का कितना बड़ा रोल सर आप देखते हैं इसमें? जेन क्योंकि जी जो नेपाल में हुआ ना जेन जी का रोल आज की डेट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है कि जेन जी जो है आजकल डिजिटल मीडिया से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है, और डिजिटल मीडिया में आधा झूठ आधा सच परोसा जाता है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही गलत होती हैं। अब जेन जी को समझाने के लिए मैं तो सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगा ताकि वो समझ जाएं कि धर्मेंद्र को मार दिया गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इस तरह की भी चीज़ें अब मैं परसों नरसों हमारा परसों ही हुआ था हमारा कर्टन रेजर चाणक्य डिफेंस डायलॉग का। मैंने वेलकम एड्रेस में बोला कि जो प्री इवेंट हुआ था, जो आपने शायद कवर किया था प्री इवेंट, उसके ख़त्म होते ही 3 वीडियोस का डिफेक आ गया एक तो एकदम। कर्नल कुरैशी का आया, फिर वो डिप्टी चीफ का आया, डिप्टी चीफ का भी और आया एक और आया था चीफ का भी। हाँ, तो अच्छा चीफ का भी आया था। तीनों का तो मैंने वेलकम एड्रेस जो अभी कर्टन रेजर हुआ उसमें बोला कि आप देखते रहिएगा, जैसे ही ये प्रोग्राम ख़त्म होगा एक डीप फेक आएगा हमारे। और प्रोग्राम ख़त्म होने के 1 घंटे के बाद डीप फेक मीडिया में आ गया चीफ का। वो इंटरव्यू वाला जो था उन्होंने श्वेता सिंह को काट दिया, चीफ को लेकर के एक डीप फेक निकाल दिया। कहने का मतलब ये है कि अब हमारी जेन जी को सावधान रहना पड़ेगा, ऐसी साइट्स को जानना पड़ेगा जहाँ पे फैक्ट चेक्स होते हैं। PIB की एक फैक्ट चेक की साइट है, वहाँ जाके चेक करें कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है सही है गलत है, AI जनरेटेड तो नहीं है। कोई भी AI जनरेटेड वीडियो को आप बिल्कुल ही मत ये मानिए कि ये सच है। काफ़ी इसमें गलतियां होती हैं AI वीडियोज़ में, प्रोपेगेंडा होता है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, जो भी आप बोलना चाहिए। एक मिथ बस्टर करके चैनल जो है आर्म्ड फोर्सेस ने खोला है, जहाँ पर ये डीप फेक के वीडियोज़ हैं। आप देखिए रोज़ उसमें 4-5 वीडियोज़ हम निकाल रहे हैं, जो कि आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, वहाँ पता चलेगा कि कौन सा डीप फेक है। तो जेन जी को सावधान रहना पड़ेगा कि दुनिया आपको बरगला करके हमारे देश के खिलाफ करेगी। साउथ एशिया में एक चीज़ बहुत क्लियर है, जो दिल्ली को कंट्रोल करता है वो साउथ एशिया को कंट्रोल करता है। और अगर आप ये इसमें कुछ भी गड़बड़ी करेंगे तो हमारे देश के खिलाफ ही जाएगा, फेवर में नहीं जाएगा।
जेंजी में मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। उनको मैं आह्वान करूँगा कि जितना हो सके आप ये डीप फेक्स को एक काउंटर चेक करके उनको वो करिए, ताकि जेन जी जो है हमारी इंटरनल कोहेजन, जो अंदरूनी संगठित शक्ति है, उसको एक साथ रखें। क्योंकि बंद मुट्ठी, वो पुरानी कहावत है, बंद मुट्ठी 10 लाख की, वही हाल है। अगर हम उसको रखेंगे इस तरह से, तो कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कुछ भी करें, चाहे ए बोलें, चाहे बी बोलें, चाहे सी बोलें, हमारा देश इसी तरह से स्ट्रांग और बरकरार रहेगा। और मुझे लगता है सर इसमें मीडिया हाउसेस का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और हर मीडिया हाउस में, मुझे जहाँ तक पता है, हर मीडिया हाउस में, क्योंकि दैनिक जागरण तो कर ही रहा है, दैनिक जागरण डिजिटल में फैक्ट चेक का एक अलग विंग है, जो कि फैक्ट चेक की अहमियत, फैक्ट चेक कितना इंपॉर्टेंट है, जगह जगह इंस्टीट्यूशंस में जाकर के, कॉलेजेस में जाकर, यहाँ तक कि सीनियर सिटीजन्स में भी जाकर के वो हमारा डिपार्टमेंट लोगों को अवेयर करता है। तो हर मीडिया हाउस में एक डिपार्टमेंट है जो फैक्ट चेक डिपार्टमेंट बनाया गया है। उसका काम ही यही है कि मिस इन्फॉर्मेशन को नब करना, उसको कंट्रोल करना। सर अभी ना एक वीडियो आया 1-2 दिन पहले, तो जो सुसाइड बॉम्बर था जो दिल्ली ब्लास्ट में, डॉक्टर उमर उन नबी, उसका वीडियो है, और बहुत फ्लुएंट एंड इन अ वेरी इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश, इन एन एक्सेंट वो बात कर रहा है अंग्रेजी में, और वो रीज़न आउट कर रहा है कि इस्लाम में ये जो सुसाइड है ये तो हराम है, लेकिन हम सुसाइड थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो शहीदी कर रहे हैं, हम तो मार्टरडम है हमारे लिए। तो ये, और एक डॉक्टर है, ये तो बहुत ही कि 4 डॉक्टर पकड़े गए, और जिस तरीके से अभी मैं आपसे अगला सवाल करूंगी तो वो मैं वाइट कॉलर टेररिज्म पे ही करूंगी, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए कि अंग्रेजी में इतने अच्छी तरीके से वो रीजन आउट कर रहा है, तो जिस लेवल का रेडिकलाइजेशन और ब्रेन वॉशिंग है वो तो एक अल्टीमेट लेवल की है। लेकिन जो काउंटर टेररिज्म अपैरेटस है भारत का, उसके लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है कि पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आ करके, जो हम वाकई में, जिनको कहा ही जा रहा है वाइट कॉलर टेररिज्म, डॉक्टर्स हैं और पीएचडी हैं और सर्जन हैं। हालांकि एक और बात है कि जो आईएसआईएस चीफ बकर अल बगदादी, वो एक पीएचडी होल्डर था, और अलकायदा का आयमन अल जवाहरी वो एक सर्जन, और ओसामा बिन लादेन एक सिविल इंजीनियर। मतलब ये नया नहीं है वाइट कॉलर टेररिज्म, ये पहले से ही चल रहा है, पढ़े लिखे बैकग्राउंड से, जिन पे कोई शक ना हो। इजी एक्सेसिबिलिटी टू द रिसोर्सेज, इस केस में अमोनियम नाइट्रेट, आसानी से एक्सेसिबिलिटी, आपको चीज़ें मिल रही हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ योर प्रोफेशनल कैलिबर, ऑफ योर डेजिग्नेशन। मैं ये सवाल इसलिए आपसे कर रही हूँ क्योंकि आपने बहुत लंबा अरसा काउंटर टेररिज्म में भी बिताया है, और काउंटर टेररिज्म, आई थिंक आपने यूएस में काउंटर टेररिज्म का भी एक आपने 1.5 साल का प्रोग्राम किया था, तो यू नो हाउ इट वर्क्स। आपके और हमारे जो पब्लिक में, मीडिया में जो ये चल रहा है, वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, हाँ, ढिमकना काडर, मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आतंकी होता, कोई वाइट कॉलर नहीं होता, कोई ब्लू कॉलर नहीं होता। आप डाटा से देखिए, अगर आप इनका डेटा चेक करेंगे, चाहे वो मिडिल ईस्ट का हो, चाहे वेस्ट एशिया का हो, चाहे वो अफ्रीका का हो, चाहे वो इंडिया या साउथ एशिया का हो, जितने भी आतंकी होते हैं, जो स्पेशली जो लीडर्स होते हैं, मोस्टली ये सारे एजुकेटेड लोग होते हैं। मोस्टली ये सारे एजुकेटेड लोग, मोस्टली। मगर ये कसाब, आप वर्ल्ड ट्रेड, मैं सर कसाब की बात भी इसमें ले आती देखिए, हूँ। ऐसा नहीं है कि वीकर सेक्शन के नहीं होंगे, वो भी होते हैं। वीकर सेक्शन को कैनन फॉडर की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है, उनको बरगलाया जाता है। एक रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस होता है, और उसका उल्टा होता है डी रेडिकलाइजेशन। तो इसके 5 स्टेप होते हैं। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं मिस्टर मोगेदम, वो भी मुस्लिम हैं इंसिडेंटली, और वो वेस्ट में उन्होंने ये किताब तकरीबन बहुत पहले लिखी थी, 1990s वगैरह में कुछ लिखी थी ये किताब। उसमें उन्होंने बताया कि 5 स्टेप्स ऑफ रेडिकलाइजेशन है। सबसे नीचे जो स्टेप होता है, बड़ा बेस होता है, यानी कि पूरा का पूरा एक तरह से समझ लीजिए उसकी कम्युनिटी की बात हो गई। अब उस कम्युनिटी में उनकी कुछ एस्पिरेशंस होती हैं, तो अधिकतर उस कम्युनिटी में मास जितने लोग हैं उनके एस्पिरेशंस पूरी हो जाती हैं। जिनकी एस्पिरेशंस पूरी नहीं होती वो सेकंड लेवल पे जाते हैं। सेकंड लेवल पर फिर वो क्या करते हैं
कि थोड़ा और फोकस्ड एफर्ट डालते हैं कि भाई क्या ये सच में मैं इसी वजह से ही मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, इसी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो अगर उनको लगता है कि हाँ ये तो पार्शलिटी हो रही है बाई कम्युनिटी वाई, इसलिए फिर वो नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं। जब वो थर्ड लेवल पे जाते हैं तब तक उनका जो उनको रेडिकलाइज कर रहे हैं वो लोग ऐसे लोगों को फिर वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर उनके दिमाग में ये भरना शुरू हो जाता है कि आपके पास कोई चारा नहीं है बनिस्बत इसके कि आप वायलेंस करें। जब वो कुछ वायलेंस में सक्सेसफुल होने लगते हैं और फिर भी रिजल्ट नहीं आता है तब वो लेवल 4 पे जाते हैं और लेवल 4 पे क्या होता है कि इस समय उनको एक डीह्यूमनाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। उनको ये बताया जाता है कि आपकी जो शख्सियत है वो शख्सियत इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका उद्देश्य इम्पॉर्टेंट है, आपकी आइडियोलॉजी इम्पॉर्टेंट है। चाहे इसके लिए दुनिया का अंत न हो जाए, आप होप मत लूज़ कीजिए। अगर आप अपने आप को न्यौछावर भी कर देते हैं तो ये उस दिशा में एक काम है। और फिर वो अपने अंदर ही ग्लोरिफिकेशन करते हैं, फलाना ने ऐसे किया इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, ढिमकना ने ऐसे किया इसलिए हमने देखो उसका ये बनाया। उनके इंटरनल वो भी होते हैं, जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उसी तरह ये लोग भी सेलिब्रेट करते हैं अपने सो कॉल्ड जो फिदाइन अटैक करते हैं या सुसाइड अटैक करते हैं। दोनों में अंतर होता है, फिदाइन अटैक और सुसाइड अटैक में अंतर होता है। क्या अंतर होता है सर? फिदाइन अटैक लड़के मरता है, सुसाइड अटैक जो सुसाइड बॉम्बिंग जो होती है वो मर के लड़ता है। फिदाइन जो है लड़के मरता है और सुसाइड बॉम्बर मर के लड़ता है। डिफरेंस पता चल। अब ये सारी चीज़ें उनको पता होती हैं जो कि एकेडमिकली भी थ्योरेटिकली भी इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, डाटा लेके रिसर्च करते हैं, क्योंकि उनका काउंटर भी उसी तरह से होगा। और इसमें ज़्यादा खतरनाक होते हैं फिदाइन, जो लड़के मरते हैं, जो लड़के मरते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा और कैजुअलिटीज़ करने का 2008 मुंबई अटैक, दैट वाज अ फिदाइन अटैक। उमार उल सुसाइड अटैक, जितने मरने थे वो 10 मिनट में जो होना था वो हो गया। लेकिन 2008 का था, आप देखिए 167 या कुछ कैजुअलिटीज़ हुई थी, 300 और कुछ इंजर्ड हुए थे। उन्होंने अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके मरे। अब वो अलग बात है कि एक सुसाइड अटैक कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान नौगाम में कुछ हो गया तो कुछ लोग और हमारे शहीद हो गए, तो जिसकी वजह से हमको काफ़ी नुकसान पहुंचाना पड़ा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेरी सारी कंडोलेंसेस है उनके साथ। कोई भी नुकसान जो होता है देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। सो कहने का मतलब है ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये रेडिकलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो शुरुआत कैसे होती है? मस्जिदों से, मदरसों से, ये लोअर लेवल होता है। उसमें फिर नेक्स्ट लेवल पे जो देखते हैं कि कुछ लोग बार बार आ रहे हैं यार, फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं। और ये एक दिन में नहीं होता है। JNK में इसको करने के लिए तकरीबन 8 से 9 साल लगे। 8 से 9 साल। JNK में बाहर से मौलवीज आए। JNK के मौलवी खाली नहीं थे, चाहे आप देवबंदी स्कूल के हों, चाहे बरेलवी स्कूल के हों। ये मौलवियों का भी एक डिग्री होती है। तो जो डिग्री ले करके यहाँ पहुँचे, उन्होंने धीरे धीरे ये रेडिकलाइजेशन प्रोसेस शुरू किया। 87, 88, 89, 90, 92, 93। तो एक तरह से इनका एक स्लो प्रोसेस ऑफ रेडिकलाइजेशन होता है। फिर उनमें से निकलते हैं ये जो सो कॉल्ड जो एकदम डीह्यूमनाइज हो जाते हैं, उनमें एक आदमियता ख़त्म हो जाती है। उनके लिए मरना एक, जैसे बोला ना कि शहीदी है, इट्स अ मार्टिरडम। इस्लाम में ये भी लिखा है कि औरतों को लड़ना नहीं है। आफ्टर ऑल अगर आप प्रोफेट मोहम्मद की बात करें तो उन्होंने भी बोला कि अपनी लेडीज़ को बचाना है। इसीलिए वो जो 4 शादी वगैरह की जो बात की थी उस समय की ज़रूरत थी, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन चाहिए था। और आदमी मर रहे थे लड़ाई में, जिहाद कर रहे थे ना वो लोग। तो अब अगर आदमी मरते जा रहे हैं तो औरतों को कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो इसलिए उन्होंने शायद ये रूल निकाला कि भाई एक, अब ये मेरी असेसमेंट है कि शायद एक अगर शादी हो जाती तो उसकी एक प्रोटेक्शन हो जाती है। उस समय का कॉन्टेक्स्ट था, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है कि लेडीज़ को जनरली इनकरेज नहीं किया जाता था लड़ने के लिए, अब हो रहा है। तो लखनऊ में जो डॉक्टर शाहीन है, वही अब हो रहा है।
तो उसको जस्टिफाई कैसे किया जा रहा है? उसको जस्टिफाई किया जा रहा है कि जो हमारा जो मकसद है कि दुनिया में हमारे इस्लाम को फैलाना, या इस्लाम की सभी लोग इस्लाम के तहत काम करें, उसके लिए अगर औरतों की ज़रूरत हुई तो व्हाई नॉट, यूज़ करिए आप। तो इसलिए लेडी सुसाइड बॉम्बर्स भी आ रही हैं। तो हर तरह के लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से इन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन एब्सोल्युटली। करके। और तीसरा चीज़ जो आप देखेंगे, हम्म। वो बोलते हैं कि भाई आपने सुसाइड बॉम्ब किया, उसमें मुस्लिम भी मरे होंगे, ये आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? अगर आप पूरी लिस्ट निकाल के देखेंगे तो उसमें मुस्लिम भी मरे होंगे, इसका भी जस्टिफिकेशन है उनके पास। और ये सब चीज़ें मुझे, जब मैंने इसके ऊपर 1.5 साल एक प्रोग्राम किया, रिसर्च करी, एमए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की, तब पता चला मुझे। उसको वो जस्टिफाई करते हैं कि अगर मंजिल की राह में हमारे लोग भी फिदा हो गए तो ठीक है, फना हो गए तो ठीक है। उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया है। अच्छा, उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन, मर के उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। और दूसरा जस्टिफिकेशन इसका काउंटर भी है कि वो उनके पास क्यों जा रहे हैं? जब हम बोल रहे हैं कि भाई हम अलग हैं, हम वो बोलता है नहीं कि मुनीर भी तो बोलता है कि हम अलग हैं। तो वो, अगर आप अलग हो तो आप इनके साथ क्यों जुड़ रहे हो, दूसरे धर्मों के साथ क्यों जुड़ रहे हो? तो जस्टिफिकेशन के लिए इनके पास बहुत रीजंस होते हैं। और अगर आप इसको जितना पढ़ेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, उतना आपको पता चलेगा। तो इससे आप घबराएंगे नहीं, आपको पता चलेगा कि भाई आपके बगल में बैठा हुआ आदमी भी एक रेडिकलाइज्ड आतंकी हो सकता है। जब तक ये हमारे अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस फोर्सेस या लीडर्स हैं, इनके दिमाग में जब तक ये ख्याल नहीं आएगा, तब तक हम अपना जो सिक्योरिटी तंत्र है उसको मजबूत नहीं बना सकते। मगर सर ये तो आपने बात कही कि चलिए मदरसों से शुरू होता है, ये मैं पूरी बात समझ रही हूँ। लेकिन ये जो रेडिकलाइजेशन है, जो अभी हमको केस पता चला, खासकर ये जो ये डॉक्टर शाहीन लखनऊ से जिनको अरेस्ट किया गया, ये तो बाद में इनका रेडिकलाइजेशन हुआ, क्योंकि वो कुछ सालों के लिए अपने कॉलेज से चली गई थी, नहीं थी कॉलेज में। तो वो जो 5, 7, 8 साल थे, 7-8 साल थे, वो रेडिकलाइजेशन, जब वो डॉक्टर बन चुकी थी। तो मतलब ये जो एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, इनका रेडिकलाइजेशन कैसे, क्या प्रोसेस? क्यों? देखिए, हर समय हर क्योंकि उनके पास पैसा भी है, नहीं, सोसाइटी में नाम भी है, अचीवर्स भी हैं, तो हर उनको क्या मलाल किस चीज़? मैस्लोस थ्योरी आपने पढ़ी है? मैस्लोस थ्योरी होती है कि शुरू में अगर आदमी गरीब रहता है तो उसे रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है। तो वो इन तीनों चीज़ के लिए कुछ भी कर सकता है। जान को थोड़ा इतनी जल्दी नहीं देगा। अगर उसके पास कोई चारा नहीं है तो शायद वो जान दे के अपने परिवार की मदद करेगा, या अपने कुटुंब की मदद करेगा, या अपने गांव की मदद करेगा, जो कुछ भी है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है, इंटेलेक्चुअल लेवल। अब जैसे ही मेरे पास सब कुछ आ गया, तो अब मेरे पास ये चाहत होती है कि अब मैं सोसाइटी में अपना नाम करूं, एक लीडर बनूं। अगर उसमें उसको बाधा पहुंच रही है तो फिर वो बोलता है ये कौन रोक रहा है मुझे। शाहीन का केस ले लीजिए, गलती से शाहीन को उस लेवल पे पहुंचने के बाद अब उसको ऐसा लगने लगा होगा, क्योंकि उसका तो वो तो चल ही रहा था। मतलब मैंने क्या बोला, वो लेवल 3 की वो थी, रेडिकलाइज्ड पर्सनालिटी थी। अब उसे लगा होगा कि यार मुझे कुछ यहाँ मिल नहीं रहा है, जो मेरी जो इच्छा है कि मैं अपने धर्म के लिए एक लीडरशिप रोल करूँ, वो मिल नहीं रही है। यहाँ तो मैं डॉक्टरी कर रही हूँ, लीडरशिप कहाँ आ रही है मुझे? क्योंकि अब उसकी सारी नीड्स मेट हैं, एक लीडरशिप की नीड नहीं मेट है, या लीडरशिप की जो ज़रूरत है, जो उसकी चाह है, वो नहीं मेट है। तो क्या करें भाई? अगर मैं उधर जाती हूँ, लीडर बन जाऊँगी, इसकी नेता बन जाऊँगी, वुमेन विंग की, अब उसके अंदर लीडर वाली नीड आ गई है, तो अब वो लीडरशिप के लिए ये काम कर रही है। आप समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, अगर मान लीजिए आप वुमेन विंग की बन गई, कुछ दिन के बाद वो बोलेगी कि नहीं भाई, मुझे तो अब पूरा ही जो भारत के अंदर ये जो रेडिकलाइजेशन फैल रहा है, मैं सबकी बॉस बनूंगी। तो फिर वो उसी हिसाब से और रेडिकलाइज होगी, और क्या बोलते हैं, तीखे भाषण देना शुरू करेगी, पब्लिक में आना शुरू हो जाएगी, एक पॉलिटिकल फेस बना लेगी अपना, कि सामने कुछ और पीछे कुछ। बहुत से लोग मिलेंगे आपको ऐसे, उनको हम ओवरग्राउंड वर्कर बोलते हैं। ऊपर से प्रधान हैं
गांव बूढ़ा हैं या फिर कोई ऐसे लोग हैं, और अंदर से आप सपोर्ट कर रहे हैं। वही करती थी, पैसा देती थी, रेडिकलाइजेशन कराती थी, दूसरे जो लोग थे उनको रेडिकलाइज करती थी। मगर सर जो इनकी एक्सेसिबिलिटी है, ये जो केमिकल्स, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, ये जो रिसिन बनाने की जो पूरी ये जो जिसको हम कह रहे हैं बायोकेमिकल वेपन की बात कर रहे हैं, ये इन लोगों की जो एक्सेसिबिलिटी है इन केमिकल्स तक, मतलब जो कि जिनका रेगुलेटेड यूसेज होता है, रेगुलेटेड एक्सेस होता है, इतना आसान हो गया, एक नई डायनेमिक्स ओपन हो गई, एक नया डायमेंशन खुल गया है कि पहली बात है केमिकल्स का इस्तेमाल इस तरीके के ब्लास्ट में, इस तरीके के अटैक्स में, और दूसरा ऐसे पढ़े लिखे रेडिकलाइज्ड क्लास का एक्सेस इन केमिकल्स तक। देखिए, जहाँ तक पढ़े लिखे लोगों का एक्सेस की बात है, तो एक्सेस तो एक एग्रीकल्चर का जो किसान है उसके पास भी है। पढ़े लिखे रेडिकलाइज्ड नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ, एक्सेस की बात कर रहा हूँ। एक्सेस तो अमोनियम नाइट्रेट का एक्सेस कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से मिल जाता है, क्योंकि ये एक्चुअली अपने आप में एक्सप्लोजिव नहीं है। इसके द्वारा एक्सप्लोजिव बन सकता है, वो अलग बात है। अब उसके द्वारा एक्सप्लोजिव बनाने के लिए उनको पढ़े लिखे आदमियों की ज़रूरत है। अगर पढ़े लिखे आदमियों की ज़रूरत है तो वो कहाँ ढूंढना शुरू करेंगे? यूनिवर्सिटीज़ में ढूंढना शुरू करेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए जो थोड़ा लेफ़्ट ओरिएंटेड है, थोड़ा लिबरल है, थोड़ा सा प्रो कश्मीर उनके विचार हैं, वहाँ घूमना शुरू करेंगे ये लोग जो इनके पहले से ही रेडिकलाइज्ड लोग हैं। अब उसी में धीरे धीरे बात करते करते इनको पता है, अरे फलाना डॉक्टर तो, अब उसके ऊपर काम शुरू हो जाता है, उसको डीह्यूमनाइज करना शुरू कर देते हैं। डीह्यूमनाइज का मतलब उसके अंदर से आदमी का वो ख़त्म कर देते हैं, एक व्यक्ति का जो एहसास है वो ख़त्म हो जाता है, वो बन जाता है एक मसीहा। वो अपने आप को एक मसीहा मानने लगता है कि मैं इस धरती पे इसी काम के लिए आया हूँ। चाहे किसी को 72 हूर से करें या फिर उसके इरादे से, आइडियोलॉजी से, जैसे भी करना हो, सारे तरीके अपनाए जाते हैं। पैसा भी अपनाया जाता है। कई लोग टर्मिनल सिकनेस से ग्रसित होते हैं, अब उनको पता है कि मरना तो है ही है, नहीं किसी अच्छे काम को करके मरे। ये इसी से मर जाते मतलब हैं। इसमें हमको शहादत भी मिलेगी, लोग हमारा नाम जानेंगे, हम बुरहान वानी बन जाएंगे। अब बुरहान वानी को भी इन लोगों ने इस्तेमाल किया होगा कि देखो उसको कितनी ख्याति मिली, पूरी भारतवर्ष में उसका नाम फैल गया। तरह यंग बच्चों को अब उमर नबी का भी हम आप और हम डिस्कशन कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि इसी डिस्कशन से कितने उमर नबी नए खड़े होने की मोटिवेट हो रहे होंगे। तो हमको हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। हमें बताना पड़ेगा कि भाई उमर नबी वॉज डूइंग इनकरेक्ट थिंग, वो गलत है, बहकावे झांसे में आया है कि मार्टिरडम में, कोई मार्टिरडम नहीं मिलेगी। किसने देखा है कि ये मार्टिरडम ही है? कौन आपका ये जज कौन है? बिल्कुल, कि जो आपने किया वो आपकी शहीदी में गिना जाएगा। बिल्कुल, और शहीदी में कहाँ गिना जा रहा है? वही मैं कह रही हूँ, कौन है ये जज? एब्सोल्युटली, अपना इंटरप्रिटेशन ये है। जब तक हम इसको डिबंक नहीं करेंगे कि भाई ये जो तरीका है एक बरगलाने का तरीका है, और ये इसके ऊपर प्रॉपर तंत्र है, एक मेथड है, साइकोलॉजिकल मेथड है आपको ऊपर वाले लेवल तक ले जाने के लिए। मगर इंडिया के लिए, भारत की जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी, उसके लिए इस तरीके की जो चीज़ें हैं कि खासकर ये जो अमोनियम नाइट्रेट से ये ब्लास्ट करने की वाली बात हो गई, या रिसिन की जो बायोकेमिकल वेपन की बात हो गई, तो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है सर ये? भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है ना, काम अच्छा कर रही हैं। अगर उन्होंने एक्सप्लोजिव्स के ऊपर नकेल कसी है, अगर वो इंटरनल जो सोर्स, जो ऐसे एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर निगरानी रखी है, तो जो आपका काउंटर पार्ट है, यानी कि जो बैड गाइज बोल लीजिए या आप आतंकी बोल लीजिए, जो भी है, उनकी परसेंटेज बहुत कम होती है। और क्योंकि वो कम स्ट्रेंथ में होते हैं, उनको ढूंढना भी उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन उनको ये भी पता है कि यार हमारी काबिलियत बढ़ रही है, टेक्निकल इंटेलिजेंस बढ़ रही है, तो इसलिए हमको काम करना भी ईजी नहीं है। तो फिर वो ऐसे तरीके अपनाते हैं जो कि शक के दायरे में नहीं आते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट ऐसा ही एक तरीका था। राइसिन की बात करी आपने, राइसिन भी शक के दायरे में नहीं आता है। और मैं बार बार हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ पब्लिक को कि राइसिन जो है, ये इतनी आसानी से आप इसको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि राइसिन जो होता है कैस्टर ऑयल के वेस्ट से बनता है। उसको जब वो
उसको आप ऐसे खा लो तो नहीं कुछ होगा, उसको इनहेल कर लो या इंजेक्शन लगा दोगे तब कुछ होता है। तो वो एक असैसिनेशन वेपन है। हाँ, अगर इसका आपने एरोसोल बना दिया, जैसे वो आप परफ्यूम्स वगैरह में यूज़ करते हैं, एरोसोल बना दिया और उसको एक बहुत बड़े इलाके, वहाँ भी वो फैल जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी हॉल के अंदर छिड़क दिया आपने, तब चांसेस हैं कि आप काफ़ी लोगों को कैजुअल्टीज़ कर सकते हैं। ट्रेन के अंदर छिड़क दिया, तब आप इसको काफ़ी लोगों, कहीं पर भी उसका हाँ, इस्तेमाल हो सकता तो है, मतलब एक बार बन जाए वो केमिकल तो फिर आप उसका नहीं, इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हैं, गैसेस फॉर्म में बने, गैसियस फॉर्म में। हाँ, और रेसिन को गैसेस फॉर्म में बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो वही तो सर, ये डॉक्टर्स मिल करके यही तो कुछ तरीका हाँ, लेकिन निकालने उनसे की हुआ कोशिश। नहीं, हाँ, उनसे हुआ नहीं। 4 मंशा वही थी। मंशा वही थी, हुँ, लेकिन यही तो होता है ना कि वो हुँ, ट्राई कर रहा है। कभी शायद। अगर अगर उसको मिल जाता, हाँ, उसको उसका तरीका आ जाता, हुँ, क्योंकि उसको बनाने के लिए अब खुलेआम तो नहीं कर सकता ना वो, उसको करना भी चोरी-छुपे है, किसी ऐसी जगह पे करना है, उसके लिए सामान जो चाहिए एरोसोल फॉर्म में लाने के लिए, वो भी चाहिए उसको। तो वो सारी चीज़ें इकट्ठा करने में भी उसको टाइम लगता है, तभी तो बोल रहे हैं कि ये नेटवर्क काफ़ी दिनों से एक्टिव था। और आजकल जो नेटवर्क्स हैं वो छोटे नेटवर्क्स हो रहे हैं, जो मैं बोलता रहता हूँ ये स्टारफिश नेटवर्क्स हैं। स्टारफिश नेटवर्क्स का क्या है कि दूसरे नेटवर्क से इसका जुड़ाव नहीं होगा। तो अगर आपने इस नेटवर्क को बस्ट भी कर दिया तो क्या पता किसी और स्टेट में कोई ऐसा दूसरा नेटवर्क और चल रहा हो। स्टारफिश नेटवर्क और काम तो कर रहा हो। तो इसलिए अब पूरी कंट्री वाइड हमारे पुलिस को चौकन्ना रहना पड़ेगा, पूरी कंट्री वाइड। और मुझे लगता है सर, ये जो इंसिडेंट हुआ है पूरा, ये आंखें खोलने वाला भी इंसिडेंट, बिल्कुल, समझने वाला भी है ये बिल्कुल, इंसिडेंट। और इसीलिए मैं ये बार-बार इस तरह की चीज़ें बोलता हूँ कि लोग, हो सकता है कर रही हो, हमारी गवर्नमेंट कर भी रही हो और अच्छी बात है अगर कर रही है। अगर नहीं कर रही तो कृपया ध्यान दें, एंड पॉलिटिक्स में मत जाएँ इसके लिए। अगर आप केरला में हैं, एक पुलिसमैन है, एक सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, आप इन सब चीज़ों पे एकदम न्यूट्रल होकर के अपना इन्वेस्टिगेशन कीजिए और कोशिश करिए कि इस तरह के जो वहाँ नेटवर्क्स हैं, उनको बाहर निकालिए। अब ये नेटवर्क भी तो गलती से ही मिला है हमको ना, पोस्टर वाला वो पुलिस चौकी जो जम्मू थी, कश्मीर में पुलिस की चौकी का बिल्कुल नौगाम की ही थी। नौगाम की थी। उसके एक छोटे से पोस्टर के शक से ये सारा नेटवर्क अब खुल रहा है। तो इसी तरह का ही हमको पुलिस कांस्टेबल चाहिए। मैंने पहले भी कई जगह पे बोला है कि बीट कांस्टेबल अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। बीट कांस्टेबल को आप टेक्नोलॉजिकली एम्पावर करिए, उसको उसकी उसकी जो सोच है उसको बदलिए, उसका काम करने के तरीके को बदलिए। अब वो घर-घर, इधर-उधर की लड़ाई वाला काम से ऊपर उठना पड़ेगा उसको। चैलेंज बड़ा है। चैलेंज उसके पास बड़ा है, क्योंकि वही आपका आँख और कान है। लास्ट जो ग्राउंड पे है ना, वही आप सबसे कमज़ोर कड़ी वही है। अगर वो कमज़ोर कड़ी ही आपकी टोटल ताकत है, आपने बहुत बड़े-बड़े डीजीपी रख लिए, मैंने लेफ्टिनेंट जनरल बन गए, इस तरह के लोग हो गए। लेकिन अगर मेरा जो लड़ाई करने वाला, जो जब मैं कैप्टन था, लेफ्टिनेंट था, अगर मैं उस समय ताकतवर नहीं होता, या मेरा जो मेरे साथ जो जवान हैं, जो मेरे ही, हम लोग एक दूसरे को बड़ी बोलते हैं, ऑफिसर जैसे नहीं बोलते हैं, हम लोग एक दूसरे को बड़ी बोलते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ, चाहे उसको कुछ हुआ, उसको गोली लगी तो मैं कंधे पे उठा के ले जाऊंगा उसको। हम कोई ऑफिसर जैसे नहीं देखते हैं। अगर मुझे कुछ लगा तो वो अपने कंधे पे उठा के मुझे ले जाएगा। तो हमारे अंदर ताकत ऐसे ही आती है। एनएसजी में भी आर्मी है, हमने वहाँ भी यही थॉट बनाया हुआ है कि जब भी आप किसी कमरे में रेड करते हैं, तो कमरे में रेड करेंगे और अंदर मान लीजिए आतंकी बैठा हुआ है होस्टेज लेके, आप फायर नहीं कर सकते, क्योंकि आप होस्टेज भी मर जाएगा, हमारा जो जिसको उन्होंने बंदी बना रखा वो भी मर जाएगा। तो हमको बड़ी केयरफुली अंदर जा कर के शूटिंग करनी पड़ती है। तो अब शुरू में हम करेंगे तो शूटिंग नहीं कर सकते हैं। जब हम आते हैं तो हम एक दूसरे के साथ चिपक के आते हैं। अब कहेंगे यार ये तो उल्टा चल रहे हो सिखलाई के, जितने चिपके रहोगे सारे मर जाओगे। लेकिन हम ये बोलते हैं कि हम क्योंकि एक दूसरे के साथ हैं, तो हमारा एक दूसरे का एक ताकत, एक हिम्मत बनती है। तो इस तरह की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो ज़रूरी हैं अब पुलिस में, लोअर लेवल पर। ट्रेनिंग का जो तरीका है वो भी इवॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल, हर चीज़ पे उनके हथियार, उनके जो भी नॉन लीथल वेपन्स हैं, लीथल वेपन्स हैं, उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। पुलिस रिफॉर्म्स काफ़ी दिनों से चल रहा है, अब उस पे काफ़ी काम भी हुआ है। एंड आई होप कि जो लोअर लेवल पे स्ट्रेंथनिंग है वो हो।
और मुझे लगता है कि सर एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ हो गई है कि जो बात करी जा रही थी पिछले लगभग 1 डेढ़ 2 साल से कि स्लीपर सेल के जो नेटवर्क है उस पर बहुत बात चल रही थी कि उस पर, और लास्ट ईयर से बात चल रही थी। ख़ासकर जब सीमा हैदर की जब एंट्री हुई थी भारत में, तब भी ये बात करी थी कि इस तरीके से एंट्री नहीं होनी चाहिए। भारत को थोड़ा-सा अपने बकल अप करना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। हो सकता है ये स्लीपर सेल का कुछ नेटवर्क हो या क्या, पर्टिकुलरली सीमा हैदर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ कि स्लीपर सेल का नेटवर्क है। जैसे बहुत सारे इंसिडेंट्स, अभी बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भी पकड़े गए हैं, जो स्पाई कंटेंट क्रिएटर्स जो बात कर, जो ज्योति है कुछ पाकिस्तान नाम? ज्योति नाम था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने पहले भी पकड़े गए हैं, अभी भी पकड़े गए, जो कि पाकिस्तान के लिए काम कर। तो बहुत समझने वाली बात है कि स्लीपर सेल्स का काम करने का तरीका सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत चेंज हो गया है। बिल्कुल। तो अब ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि किस तरीके से इन स्लीपर सेल से भी डील किया जाए। और आपने ये बोला कि स्टारफिश नेटवर्क है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सरकार इंटरनल स्टारफिश नेटवर्क है, स्लीपर सेल नेटवर्क। उसका मैंने नाम स्टारफिश दिया है। हाँ, मगर छोटे नेटवर्क, छोटे नेटवर्क हर स्टेट में अलग अलग है। और उस छोटे नेटवर्क में भी जो मुखिया होगा वही जानता होगा सबको, बाकी आपस में कोई किसी को नहीं जानता। अगर मान लीजिए ये छोटा सा नेटवर्क है 8 आदमियों का, तो इसको ये नहीं पता होगा कि उस नेटवर्क में दूसरा कौन है, लेकिन जो बीच वाला है, जो स्टारफिश का बीच, उसको सारों का पता होगा। क्यों किया जाता है ये? ताकि ट्रेसिंग डिफिकल्ट हो। अब जैसे इसी को भी देख लीजिए आप, जब उसे लगा कि अब उसका नेटवर्क टूटने वाला है, छोटा सा नेटवर्क है, कभी भी हम पुलिस पहुंच जाएगी, छोटा नेटवर्क है ना, तो पुलिस तुरंत पहुंचेगी, तब ये निकला है वहां से कि भाई अब एक्शन ले लो, ठीक है, कर लो ब्लास्ट, अब वेट मत करो। उसका क्या बोलते हैं, 6 दिसंबर का या 26/11 का जो भी इवेंट था, अजमल कसाब का बदला लेने का, वॉट एवर इट इज। सो मेरा कहने का मतलब है कि जो ये जो नेटवर्क है छोटे हो गए हैं, और नेटवर्क गुप्त भी ज़्यादा हो गए हैं, और टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि इनको आपस में मिलाप करा देती है, चाहे वो डार्क वेब के थ्रू करे या फिर कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे आ गए हैं जिनके थ्रू ये कर सकती है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, उसको मॉनिटर करना मुश्किल होता है। मोस्ट ऑफ दीज नेटवर्क्स आर फॉरेन ओन्ड हैं। हमारे खुद के नेटवर्क है भी नहीं कि आप उनको आप इजीली खंगाल सको। व्हाट्सएप बाहर का है, टेलीग्राम बाहर का है, सबसे ज़्यादा यूज़ टेलीग्राम और सिग्नल का होता है। तो इस तरह के जो नेटवर्क्स हैं वो इनको और ताकत दे रहे हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। मैंने जैसे ईमेल ही हो गया, अब ईमेल को भी आप, ईमेल टुकड़ों में जाती है, जब निकलती है तब उसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उसको आप इंटरसेप्ट करते हो किसी के कंप्यूटर से, राइट? तो आप बोलते हैं भाई हम भेजेंगे ही नहीं ईमेल को, ड्राफ्ट में रखेंगे अपने, और उसका पासवर्ड खाली शेयर रहेगा सबसे। वो उसके ड्राफ्ट में जाएगा, मैसेज पढ़ेगा, उसके बाद मैसेज डिलीट कर देगा और आपने आगे कार्रवाई कर लेगा। चैलेंज तुम तो ना ईमेल गई बाहर, खाली ड्राफ्ट में लिखी हुई थी, उसने पढ़ ली, उसके बाद उसने डिलीट भी कर दी। एक्सेस दोनों को है, एक्सेस कर लिया बट भेजा नहीं, तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो आजकल दिमाग की कोई वो थोड़ा है, हमारा ह्यूमन माइंड एआई से तेज है, मैं अभी भी बोलता हूँ। फास्ट नहीं होगा, एआई फास्ट है, लेकिन ये जो आदमी का जो दिमाग है ना, ये सुपर इंटेलिजेंट है, हर तरह की नए तरीके इस्तेमाल करेगा। आज आप हम हमेशा पिछली लड़ाई की तैयारी करते हैं, अब हम राइसिन की तैयारी करेंगे, वो किसी और की सोच रहा है, वो किसी और का सोच रहा होगा, तो हमारे को भी उसी तरह से सोचना है। सर अब आखिरी सवाल लूंगी मैं आपसे। आपकी किताब आई है ग्रे जोन वॉरफेयर वे अहेड फॉर इंडिया। यस, इसके बारे में बताइए, अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है ये किताब। हाँ, ये किताब तो अब मेरे ख्याल से अपडेट करने लायक हो गई है। मैंने 2023 में इसको पब्लिश किया था और यूएसआई के थ्रू ये पब्लिश हुई थी, और 2023 तो आप समझ लीजिए मैंने 2022 के अंत तक इसको कंप्लीट कर दिया था। कुछ टॉप प्रेस लिखा था मैंने इसमें रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में, जो निकलते मैंने कहा ये डाल दीजिए। सो ओवरऑल जो ये किताब है, ये किताब एक तरह से समझ लीजिए कि जो ये सब आज आप देख रहे हैं उसी का एक कलेक्शन है, और उसका एक हिस्टोरिकल व्यू भी है और करंट व्यू भी है। यानी कि पहले ये कैसे लड़ा जाता था और बाद में ये कैसे लड़ा जा रहा है और आगे ये कैसा लड़ा जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। तरीके हैं, डेफिनेशंस हैं कि किसको हम ग्रे जोन बोल सकते हैं, किसको हम ग्रे जोन ना बोलें,
इस तरह की भी उसमें मैंने वो करी है, डिस्कशन करी है, डिबेट करी है और उसके बाद एक डेफिनेशन पे आया है। मैं बोलता हूँ कि ग्रे जोन में पॉजिटिव एक्शन भी है। अगर मैंने मान लीजिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा फेवर करना शुरू कर दिया, कोई देश है, आप हो, कोई इंडिविजुअल हो, ठीक है, वो भी एक ग्रे जोन में आएगा, क्योंकि बाकी लोग जो देख रहे हैं बोले यार इसको क्यों ये करे जा रहा है, तो उसने तो लड़ाई क्रिएट करनी शुरू कर दी है। मैंने लड़ाई क्रिएट करनी शुरू कर दी है आपकी और उन लोगों की। मान लीजिए 2 मीडिया हाउसेज हैं, मैं किसी एक मीडिया हाउस को कुछ ज़्यादा ही फेवर कर रहा हूँ, तो बाकी मीडिया हाउस आपसे नाराज़ हो जाएंगे। सो इसलिए ग्रे जोन को समझना बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की हैं। मैंने इसको चाणक्य तक ले गया हूँ। जैसे चाणक्य बोलते थे कि भाई 4 तरह के युद्ध होते हैं, ठीक है, ओपन वॉर, क्लोज्ड वॉर, कोवर्ट वॉर और फिर मंत्र, फिर दाम दाम मतलब पैसा दे करके किसी को वो करना। और दूसरी सबसे जो बड़ी जो चीज़ जो कि ग्रे जोन से उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में बताई है, वो ये बताया है कि दुश्मन देश को, यानी मंडल बोलते थे उस समय में, मंडल थ्योरी का नाम भी है, एक मंडल से दूसरे मंडल के खिलाफ, अगर उस मंडल को हम बिना लड़े ले लें तो सबसे अच्छा है। ग्रे जोन भी वही है, अगर बिना गोली फायर करे ही मैं उसको अपने देश में या अपने अपने काम को करने के लिए राज़ी कर दूं, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। तो उसमें वो ये बोलते हैं कि इसके लिए आप जादू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, विष कन्या का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब जादू क्या है? अब उन्होंने उस ज़माने में लिखा है कि नेचर में कई सारे ऐसे फिनोमेना होते थे, जैसे सडनली कहीं से लाइट निकल रही है, कहीं का पानी गर्म आ रहा है, तो वो बोलेंगे भाई ये तो आपका जो राजा है ना गलत काम कर रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है। ऊपर का जो भगवान है वो आपको क्या बोलते हैं। और कई बार हम मैजिक को क्रिएट कर देते हैं, जैसे आजकल के मैजिशियंस हैं, तो वहाँ जाकर कुछ इस तरह के मैजिक क्रिएट कर देते थे ताकि पब्लिक जो है वहाँ की अपने राजा के खिलाफ हो जाए। तो उन्होंने उस समय इस तरह की बात की है, तो इसको मैं आज डीप फेक से रिलेट कर सकता हूँ, इसको मैं आज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से रिलेट कर सकता हूँ, कुछ ऐसे फिनोमेना से रिलेट कर सकता हूँ। अब वही तो हो रहा है अभी, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन। कोई मैंने एक ऐसा वीडियो निकाला जिसमें कि हमारे पूरे क्या बोलते हैं आर्मी से, चाइना का एग्जांपल देता हूँ, कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो निकाला जिसमें कि भारतीय सेना को सरेंडर करके पीछे आते हुए दिखाया है। ये एक्चुअली बात बता रहा हूँ मैं, अगस्त में हुआ ही। वो तो तुरंत हमने फिर काउंटर एक्शन लिया, बताया कि ये डीप फेक है और ये है वो है। तो ये भी तो वही हुआ ना। अगर मान लो हमारे बाकी सैनिक देखते उसको, फिर बोलते यार ये तो वहाँ वैसे हो रहा है, चेक भी शायद न करते, वो भी उठ के पीछे आना शुरू हो जाते। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये उस ज़माने से अगर आप रिलेट करेंगे तो इट इज़ रेलिवेंट। तो ग्रे जोन नई चीज़ नहीं है। जैसे आपने बोला कि ये वाइट कॉलर नया नहीं है, तो ग्रे जोन भी नया नहीं है, रूप बदल गए हैं। अमेरिका इसको पॉलिटिकल वॉरफेयर बोलता था, जो रिजीम चेंजेस करता था। उसने करीबन 100 से ऊपर रिजीम चेंजेस किए 1990 तक दूसरे देशों के अंदर, और खुद CIA के लोगों ने बताया, और ये सब इस किताब में मैंने सोर्स कोड करके लिखा है। तो ये एक तरह से एक आँख खोलने वाली बात है। लोगों को पता है, लोग आर्टिकल लिखते रहते थे, लेकिन एक जगह पे एक सबसे पहली किताब थी भारत में ग्रे जोन के ऊपर ये। उसके बाद अभी किसी और ने भी लिखी है, बट पहली जो किताब आई थी 2023 में वो आपकी आई मेरी आई थी। उसके अलावा और कोई ग्रे जोन पे एक सिंगुलरली रिटन बाय वन ऑथर यू विल नॉट फाइंड। जाते जाते सर बस एक सवाल का जवाब 2 सेंटेंसेस में दे दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, अगर तार जुड़े मिल गए, सबूत पुख्ता हैं, ऑपरेशन 2.0 होके रहेगा। सर बहुत अच्छा रहा आपके साथ डिस्कशन। मुझे लगता है कि हर एक एस्पेक्ट हमने बहुत डिटेल में कवर किया। रेडिकलाइजेशन एक ऐसा पॉइंट था जिसको मैं बहुत समय से सोच रही थी कि इस टॉपिक पर डिटेल्ड बात हो। तो आज आपने जैसे वो 4 लेवल्स पे ये चीज़ सिखाई, वाक़ई में बहुत कमेंडेबल है, समझने की बात है। क्योंकि जैसा मैंने पहले शो पे भी बोला था, नेशन फर्स्ट ही होना चाहिए, बाकी सब बाद में। क्योंकि देश रहेगा तो सब कुछ रहेगा, यहाँ पे सब कुछ चलता रहेगा। आपका घर भी चलेगा, आपका परिवार भी चलेगा, लेकिन देश चलना बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद शो पर आने के लिए। धन्यवाद स्मृति, और धन्यवाद जागरण मंच को कि मुझे आप लोगों ने बुलाया।
फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।